हम हैं तिरपालों तले, महबूब तो मेंशन में है, देख करके ये समा क्यों आसमां टेंशन में है। हमने पूछा तो मियाँ क्यों छोड़ दी वो नौकरी, हमने पूछा तो मियाँ क्यों छोड़ दी वो नौकरी, बोले कहाँ तनख्वाह में है, जो मजा पेंशन में है। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं क्या? 1/3 2 दिनों में ऐवान से बाहर हुए, दो दुहाई देश की, ये देश सस्पेंशन में। एक आदमी मिमिक्री करता है और एक आदमी की मिमिक्री की जाती है। एक तीसरा आदमी भी है जो सिर्फ वीडियो बनाता है। सबको पता है कि ये तीसरा आदमी कौन है और इस पर मेरे देश की संसद मौन नहीं है। भला मिमिक्री पर मौन कैसे रहा जा सकता है? या तो ठठाकर हंसा जा सकता है या फिर गाल ही फुलाया जा सकता है। अगर ऑप्शन हंसने का हो तो गाल क्यों फुलाना? तो गुलेबंद की तहों जैसे लिपटे गालों पर मधुर मुस्कान का उत्तम प्रबंध लेकर के हर टीस को हरते हुए आ गया है 3 ताल सीजन 2 का 31वां एपिसोड कमलेश ताऊ, कुलदीप सरदार और मंझले भैया निशांत के साथ। जय हो जय हो जय हो। अपन करेंगे ये संसद, मिमिक्री और उसके अंदर और उसके बाहर जो हो रहा है। लेकिन उसके पहले आईपीएल का ऑक्शन देखा क्या आपने? नहीं देखा, नहीं, समय नहीं मिला। मतलब बस सुना पता ना, चला है कि मिशेल स्टार्क को 24 करोड़ रुपए में मिला है। मतलब एक थोड़ी ईर्ष्या नहीं होती? ईमानदारी से बताओ, जलन तो होती है कि यार अब क्या ही कर सकते हैं। प्रति बॉल निकाला है लोगों ने। ईर्ष्या करने से कोई फायदा नहीं है। एक बॉल ना, अगर उनकी टीम, पैट कमिंस की टीम फाइनल खेलती है, तब फाइनल नहीं खेलती तो और भी महंगी है, बट फाइनल खेलती है तो एक बॉल 6 लाख से ज्यादा की उनकी। हाँ, एक बॉल 30 सेकंड में फेंकी। अरे सांस लेने के 10-10 हजार रुपए ले रहे हैं वो। आईपीएल का टोटल प्राइज मनी कितना है? 20 करोड़ के आसपास। आईपीएल का टोटल, ये लोग आईपीएल विनर्स हैं। 2 लोग आईपीएल जीत चुके हैं क्योंकि आईपीएल के टोटल प्राइज मनी से ऊपर उनको मिला। सही बात। लेकिन पता है इनको 25 करोड़ मिल गया, पैट कमिंस को 20 के करीब 20 करोड़ मिल गया। अभी भी धीरज साहू नंबर 1 पर चल रहे हैं 351 करोड़ के साथ। सही है। इसलिए आप मतलब इसमें वो किसी तरह, वैसे एक बात लगता है, जैसे मैं वो जलन वाली बात मजाक में कह रहा था, कई लोग कहते हैं कि ये हमारे समाज की विषमता है, ये आर्थिक क्रूरता है कि एक व्यक्ति को इतना पैसा कमाने का अधिकार भी कैसे है जब बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने। अधिकार कैसे नहीं वो है? नहीं कमाता तो कैसे पता चलता कि वो बहुत कमा रहा है? मेरे पास कम है, ये मुझे अदानी जी को देख के ही लगता है ना। हमेशा एक कंपैरेटिव। हाँ, अगर वो नहीं होते तो लगता है कि अपने पास बहुत है। पैसा वैसे ना हमेशा सापेक्ष होता है, ये बात सही है ना। 20,000 वाला सोचता है कि 50,000 वाले से। रचिन रविंद्रा जो है चला कोई 1.5 करोड़ टाइप में बिका है ना, कोई 50 लाख में, किसी को कोई 50 लाख में खरीदने को भी तैयार नहीं है। रिंकू सिंह इतना स्टार प्लेयर अब तो हो गया, 55 लाख रुपए सिर्फ मिले हैं, और जबकि बहुत सारे अनकैप्ड प्लेयर्स को 4-4 करोड़, 2.5 करोड़। क्या कीजिएगा, प्रतिभावान लोग के साथ ऐसे ही होता है। सवाल है कि सही टाइम पे सही जगह पे थे, जिनको जिसकी जरूरत थी उस हिसाब से मिले। इसमें ना एक चीज़ है ताऊ, लेकिन जैसे जब बिडिंग होती है, मैं देखता हूँ लाइव, उसमें एक बार कन्फ्यूजन भी हुआ बाय द वे कि एक शशांक करके, शशांक सिंह शायद उनका नाम है, उनको खरीद लिया एक टीम ने, फिर बाद में पता चला कि नहीं हम इनको नहीं चाह रहे थे, लेकिन तब तक तो हथौड़ा बच चुका था। लेकिन एक चीज़ है इसमें, इसको कहते हैं माइंडलेस शॉपिंग। जैसे ये कहा जा रहा है कि रिंकू सिंह 55 लाख में, अनकैप्ड प्लेयर्स 4 करोड़ में, 4.5 करोड़ में, 3 करोड़ में, 2.5 करोड़ में। तो ये इंसानी हैबिट पर भी है। ज़रूरी नहीं है कि वे प्लेयर्स जब वहाँ, वे जो बिड करने वाले लोग थे, जब वहाँ मेज़ पर बैठे होंगे तो इस माइंडसेट से गए होंगे कि इस खिलाड़ी के लिए हमारी अपर लिमिट 3 करोड़ है, बट उस समय उन्हें लगा कि अब ये एक ज़रूरी चीज़ है। इसी तरह से जब इंसान शॉपिंग पे जाता है, ख़रीदने अपन लोग जाते हैं, तो कई बार माइंडलेस होकर ख़रीद लेते हैं कि यार एक जैकेट तो लेना है, ठंड कट जाए, और बजट सोच के नहीं जाते। और कई बार ऐसे कोई जो अफोर्ड कर सकता है वो 16,000 का ले आया, 20,000 का ले आया। ऐसा कभी ऐसे माइंडलेस शॉपिंग, चूँकि अभी अपन बात कर रहे थे कि एक आदमी को कमाने से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बट माइंडलेस शॉपिंग में सेंस क्या है?
कितनी आसानी से इसने अपने आप को उसी श्रेणी में रख दिया है ना, कि जैसे वो करते वैसे हम भी करते हैं, जैकेट ले आते हैं 16। ये कर लेते होंगे, हम लोग शायद नहीं करते हैं। भाई साहब सिचुएशन अलग है। जब आप जैकेट 16,000 की लेते हो ना, वहाँ कोई खड़ा होकर ये नहीं कहता कि नहीं मैं 20 दूंगा। पहले की मूवीज में होता था ना, वो नीलामी के सीन्स जो होते थे, 30 लाख 1, 30 लाख 2, पीछे से अमिताभ बच्चन 3.5 लाख। तो ऐसा नहीं है। मजा, नीलामी एक ऐसी चीज है ना, पता नहीं क्यों हमारे इनहेरेंट कोई सा तंतु है हमारे शरीर का या जहन का, जिसको एक किसी किस्म की संतुष्टि प्रदान करती नीलामी देखना, चाहे वो सिनेमा से आया हो या जिसमें भी। और यह सुख जो है पत्नियां ही भोगती हैं। आप सोचो मुकेश जी को भी आनंद आएगा कि बंदे 20 में ले लिए मैंने, लेकिन नहीं, भाभी जी जाती हैं कि शॉपिंग तुम कर लो। तो वो सुख कि बंदे खरीद रहे हैं। बट ऐसे ओवर स्पेंड कर देते हो क्या आप लोग कभी, ऐसे इम्पल्शन में या वैसे? देखो यार, आदमी शॉपिंग ना इम्पल्स में ही करता है। ये बहुत लोग कहते हैं नहीं आई एम ए वेरी गुड शॉपर, या तो कंपल्सन में करता है। कंपल्स जो आदमी इम्पल्स में ही शॉपिंग करता है। बाकी लोग ना खरीदने जाते हैं, उसको बोलते हैं सौदा, है ना, सौदा लेने जा रहा हूँ। वो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। शॉपिंग आदमी इम्पल्स में ही करता है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। आपके घर में लक्ष्मी रहेगी तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, सब चीज़ के लिए अच्छा है। जी, लेकिन जो नीलामी है ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमको हराया था, और उसके खिलाड़ियों को इतना पैसा हम दे रहे हैं। नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर उसका उपयोग वो वर्जिश करने में करेगा और वे प्रोटीन खाएगा, है ना, और फिर वो अगली बार हमको कूटेगा। मतलब इज्जत भी गई और पैसा भी गया, हम लोग ये गलत है। हाँ, चूंकि जो हमारे स्टार प्लेयर्स हैं, T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, और जो वो इनसे काफी नीचे, मतलब कई गुना कम उनको। लेकिन वो होता है जो ज्यादा बिकता है ना, ज्यादा अमाउंट पे, वो अक्सर परफॉर्म नहीं कर पाता है। आईपीएल का ये इतिहास रहा है, क्रिस मॉरिस हो या ग्लेन मैक्सवेल हो। पहले 16 करोड़ में शायद क्रिस मॉरिस बिके थे एक साल, और फिर ग्लेन मैक्सवेल भी कई बार हर साल महंगे बिकते थे, लेकिन ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। युवराज सिंह के साथ भी ऐसा हुआ है, तो ये रहा है। प्राइस से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए उसका वो क्या उसको कहते हैं। लेकिन ये ऐसा होता था, कहता हूँ कि ऐसे मंडियों वगैरह में भी नीलामी होती थी, है ना? कैसे होता था? सिर्फ मैंने कभी देखा नहीं, सिर्फ सुना है। मंडियों में आदमियों की नहीं, मैंने नहीं देखा। सब्जी और अनाज वगैरह की होती थी कुछ की, हाँ, है ना? वो तो अभी भी होती है, नीलामी होती है। आज भी नीलामी होती है भाई साहब। आज मिनिमम प्राइस होती है उसकी एक, लेकिन कोई आदमी बोली लगा के उठा के चला जाता है। ये तो मंडियों में आज भी होता है, ये मत सोचना कि नहीं हो रहा। चावल और गेहूं इसमें भी है। जैसे एक यहाँ दिल्ली में, ये शकील भाई बेटे इनको पता होगा शायद, या चावड़ी बाजार में कुछ जगहों पे ना सौदेबाजी का, हमने शायद बात भी की, सौदेबाजी का एक तरीका होता था जिसमें हाथ पकड़ते थे, रुमाल डाल दिया, नीचे से हाथ पकड़ते थे और 2 उंगली पकड़ी, तो उसका मीनिंग एक कुछ है। तो मतलब 2 लोगों के बीच मोलतोल चल रहा है, पर बगल वाले को पता नहीं है कि कितने प्राइस पे बेच दिया, ताकि अगले का फिर अलग से नेगोशिएशन हो। तो फिर 3 उंगली का एक मीनिंग होता था, या फिर 2.5 भी पकड़ी जाती थी उसमें, रुमाल डाल के। पशुओं को खरीदने बेचने में होता था। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। हमारे यहाँ किया नहीं है, लेकिन पशु ही खरीदे जाते हैं, धन पशु खरीदते हैं, है ना, और टैलेंट पशु बिकते हैं। वो है ना, बिकता हूँ मैं तो दुकानों में, मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। काफ़ी डार्क हो जाएगा, बट ये मैंने रील देखा जिसमें था कि ब्लैक पीपल बिफोर रेवोल्यूशन। नहीं, 1960 तक सऊदी अरेबिया में बिकते थे लोग। अपन पैदा नहीं हुए थे, उसके पहले ही ख़त्म हो गया सिस्टम, पर 1960 तक लोग बिकते थे। अभी भी मॉरिटानिया है एक देश, वहाँ अभी भी बिकते हैं। तो खुलेआम नहीं बिकते, पर खुलेआम ही बिकते हैं। औरतों की बोली लगती थी पहले तो। UN जो है वो वहाँ जाते हैं कि रोकने के लिए, पर कुछ हो नहीं पाता है। माली, मॉरिटानिया उधर चल रहा है अभी भी। पुरानी फिल्मों में मैंने देखा औरतों की भी बोली लगती थी पहले। हाँ, पुराने मंगल पांडे वगैरह में देखा कि मतलब खड़ी हैं अय्याशी शौक वाले लोग, उनकी नहीं, तुर्कों ने भारत से बहुत सारी महिलाओं को यहाँ से ले जाकर दमिश्क के बाजारों में बेचा। ठीक है, तो आज अपन किन किन विषयों में बात करेंगे? बहुत सारे विषय है, तो शुरुआती बातचीत छोटी। संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है जब हम लोग बात कर रहे हैं इस दौरान, लेकिन कई बेंच दोनों सदनों में ठंडे पड़े हुए हैं, क्योंकि विपक्ष के आज 147 हो गए। अब से थोड़ी देर पहले तक 143 थे सांसद, सस्पेंड कर दिए गए थे। तो सामान्य मानविकी के जीवन में सस्पेंशन का मीनिंग क्या है?
कार का सस्पेंशन भी हो सकता है और एक्चुअल कॉलेज से सस्पेंशन भी हो सकता है। तो ओल्ड कॉफ के लिए भी सस्पेंशन आता है। बच्चों का जो है ना, हाँ, बच्चों के लिए भी जो सिरप होता है उसको सस्पेंशन कहते हैं। यस, तो उस पर बात करेंगे। और फिर एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, बीबीसी की एक महिला एंकर का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो गलती से, मतलब वो ब्लूपर BTS जैसी चीज़ थी बिहाइंड द सीन्स वाली, जो वायरल हो गई, जिसमें वो मिडिल जैसे पर्दे में रहना था वो पर्दे पर आ गई। हाँ, तो वो मिडिल फिंगर दिखाती हुई कैमरे पे नज़र आ रही। बाद में वो पूरा वीडियो भी आया जिसमें वो काउंट डाउन कर रही हैं। मुझे लगा कि मजले भैया हर बार आते हैं, इनसे मीडिया पे ढंग से बात हुई नहीं है, तो अपन आज मीडिया के बिहाइंड द सीन्स जो कि इनका फुटेज जिसमें ह्यूमर असल ये खोजते हैं और दिखाते हैं, उस पर बात करेंगे। और साझा जीवन उच्च बाजार में लखनऊ में एक शादी में बिन बुलाए बारातियों के बहाने, वो एक बिन बुलाए बाराती आए, बाद में पकड़े गए। गेट क्रैशिंग के हुनर पर अपन बात करेंगे। ताऊ 143 और अब 147 हो गए सांसद सस्पेंड कर दिए गए, क्योंकि वो संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उस पर सवाल उठाना चाह रहे थे, या बोलना चाह रहे थे, या हंगामा करना चाह रहे थे। वैसे मैं सोच रहा था कि 147 हो गया अभी ये रिकॉर्डिंग से ठीक पहले, वरना 143 रहता तो हमारे समय में भी, और आपको भी याद होगा, 143 का एक ही मीनिंग होता था, 143 क्या, आई लव यू। आपके पहले की, आपके बाद की बात। तो मतलब वो दोनों सदनों के अध्यक्षों ने, ऐसा लगा, विपक्ष को आई लव यू कहा है। कैसे इस, मतलब ये सस्पेंशन पे जो बवाल हो रहा है कि आप लोकतंत्र का गला घोट रहे हो यार, बोलने तो दो कम से कम। पहले भी होता था, बट जनरली हम हंगामे के आदी थे, बट अब आप हंगामा भी नहीं करने दे रहे हो। लोकतंत्र का बुनियादी अधिकार है हंगामा करना। नहीं, मेरा जब मैं आया था उस समय 146 था। हाँ, मैंने भी उस कैलकुलेशन से आई लव मोदी जी हुआ। नहीं, 3 और किए गए ना, 3, अच्छा हाँ सॉरी, मैं 147 बोल दिया। हाँ, मेरा 146 पे था। 146 है, करेक्ट। 143 थे, 3 और। आप लोगों के जमाने में इसको आई लव मोदी जी बोला जाता है। पर ठीक है यार, देश को ना हमेशा आगे रहना चाहिए हर चीज में। अभी जो है भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसमें एक साथ इतने MP सदन से बाहर है। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। हम ऐसे ही गुरु नहीं बन रहे। एक आंकड़ा है, मोदी काल में 255 सांसद निलंबित हो चुके हैं अलग अलग समय में मिला के। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 59 सांसद निलंबित हुए थे। तो इस मोर्चे पे करीब 400% का विकास है। हाँ, मनमोहन सिंह एक्शन आदमी नहीं था ना। उसमें एक और डेटा है, जबकि डिसरप्शन मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के टाइम पे ज्यादा करते थे बीजेपी वाले। हाँ, चूंकि 59 को ही आप निकालोगे तो डिसरप्शन तो होगा ही ना। तो डिसरप्शन, स्पीकर ही कम गवर्नमेंट है तो स्ट्रांग मैसेज है, मतलब ये गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है इसमें, स्पीकर का मसला। हाँ, स्पीकर स्ट्रांग। स्पीकर ने डिसरप्शन होने दिया। इन्होंने अच्छा किया है कि आप बाहर चले जाएं अगर नारे लगाने हैं आपको तो, क्योंकि अंदर में रह के आप डिस्टर्ब भी कर रहे हो ना। बिल पास करने में आपका कोई योगदान तो है नहीं, रोक आप सकते नहीं, कंट्रीब्यूशन कुछ है नहीं आपका, दोगे भी तो नहीं लेंगे। तो आप अंदर रह के क्या ऑक्सीजन बर्बाद कर रहे हो, बाहर करो। अच्छा है ये। आपकी गजल पढ़ी मैंने। हाँ, मैंने ही पढ़ी, निलंबित गजल पढ़ दीजिए, और चाहे 3 तालियों के लिए। 3 तालियों ने पढ़ा ही होगा। अरे फिर भी पढ़ लीजिए। बहुत सारे लोग नहीं है ट्विटर। अरे यार, ये योगेंद्र यादव ने रिट्वीट कर दिया तो फिर दिक्कत हो गई मुझे। पढ़ दूं? हाँ, हम हैं तिरपालों तले, महबूब तो मेंशन में है, देख करके ये समा क्यों आसमां टेंशन में है। हमने पूछा तो मियाँ क्यों छोड़ दी वो नौकरी, हमने पूछा तो मियाँ क्यों छोड़ दी वो नौकरी, बोले कहाँ तनख्वाह में है, जो मजा पेंशन में है। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं क्या? ओपीएस वाले बोल रहे हैं। जौहरे जमहूर जब जाहिर हुआ दालान पर। आपको पता है जौहरे जमहूर क्या होता है? नहीं। जमहूर लोकतंत्र से बना है, और जौहरे यानी उसका जौहर, उसकी ताकत, शक्ति। मुकनिना सेशन में है और कोर्ट वेकेशन में। मुकनिना कानून से बना है। मुकनिना लेजिस्लेचर, विधायिका को बोलते हैं। और 1/3 2 दिनों में ऐवान से बाहर हुए, 2 दुहाई देश की, ये देश सस्पेंशन में। वो जो 1/3 और 2 दुहाई वाला प्रयोग किया ना, वो सही है। मैंने किया नहीं है,
वो लोगों ने बताया, राजेंद्र तिवारी ने इस पर रिप्लाई करके बताया कि ये बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कहा अच्छा, ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा है, क्रेडिट ले लेते हैं ऐसा। हाँ, और इनके ऊपर रिपोर्टिंग करते करते पत्रकार बेचारे टेंशन में है। हाँ सबसे ज़्यादा। लेकिन पर क्या है कि देखो, चूंकि ताऊ जो है वो किसके साथ है? बंदर। तो मैं कल्याण बानर्जी के साथ हूँ। बानर्जी जिस तरह की मंकी ग्राउंड उन्होंने बाहर में की, उससे क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ जी की उन्होंने मिमिक्री की। मिमिक्री में लास्ट 3 वर्ड्स क्या, लेटर्स क्या होते हैं? क्राई। वो जगदीप धनखड़ जी करने लगे है ना, क्योंकि बानर्जी मिमियाए और उधर वो क्राई होने लगा। ऐसे करके मिमिक्री बना। जगदीप धनखड़ जी, भाजपा, नरेंद्र मोदी जी, स्पीकर श्री ओम बिरला जी लोकसभा के, बाकी लोग बहुत जबरदस्त एंगल दिए इसको कि धनखड़ का अपमान जाट का अपमान है और फार्मिंग कम्युनिटी का अपमान है। समझ रहे हो कितना जबरदस्त वो है। जैसे सोनिया गांधी का अपमान सभी बहुओं का अपमान है और फिर सारी महिलाओं का अपमान है। वो नहीं होता था पहले, पौराणिक युद्ध होते थे, लक्ष्मण और मेघनाथ की लड़ाई हो रही है, तो मेघनाथ ने ऊपर करके 2 मिनट तक जब वो ऊपर रह गया, मंत्र पढ़ा, जब उसको झटका लग गया बहुत बार उसने जब मारा है, तो फिर लक्ष्मण ने देखा अच्छा ये मारा है, तो लक्ष्मण फिर से 2 मिनट, तो वैसा मारा इन्होंने। लोकतंत्र में हमको कुछ सुधार तो करने चाहिए। क्या होता है कि विपक्ष ना रोड़े अटकाता है, विपक्ष बाधा बनता है, विपक्ष अननेसेसरी संशोधन लाता है जो पास नहीं होता है और बहस करता है और सलाह बेवजह देता है। आपका काम प्रोटेस्ट करना है, बाहर करिए। देश की जनता ने जिसको चुना है सिर्फ वही बैठे हैं संसद में, है ना। आप चुने गए हैं पर चूंकि सरकार आपकी नहीं है, आप यूजलेसली वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप बाहर रहिए, उनको 5 साल तक करने दीजिए। उसके बाद जब जनता उनसे तंग आ जाएगी तो 5 साल आपको मिलेगा, तो फिर आप उन्होंने जितना कुछ किया वो रिवर्स कर दीजिए। हाँ, ऐसा भी एक तंत्र बना सकते हैं, क्योंकि अभी का जो सिस्टम है वो ठीक से नहीं चल रहा है। इसमें एक चीज़ है ताऊ, लेकिन लोग कहते हैं यार देखो मिमिक्री नेताओं की होती है, नेताओं की मिमिक्री उनके सामने भी की गई है हमारे यहाँ और वो हंसे भी हैं उस पर। सुषमा स्वराज और लाल कृष्ण आडवाणी के पुराने भाषण वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि विपक्ष कितना ज़रूरी है, इस तरह की बात कह रहे हैं। सुषमा स्वराज कह रही हैं कमलनाथ मेरे बड़े भाई, इनकी शरारत के साथ। शेखर सुमन का पूरा करियर ही मिमिक्री करके बना। हाँ, लेकिन इसमें एक बात है बस कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति की मिमिक्री नहीं होनी चाहिए। ये आर्गुमेंट बार बार आता है। संवैधानिक पद पे सभी बैठे होते हैं। दिक्कत प्रधानमंत्री भी बैठे हैं इस तरह, प्रधानमंत्री भी बैठे हैं, राष्ट्रपति बैठे हैं, उपराष्ट्रपति बैठे हैं, स्पीकर बैठे हैं, राज्यपाल बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं। तो सिर्फ जो उनके दफ्तर में चपरासी है वो संवैधानिक पद पे नहीं है, तो उसकी मिमिक्री करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा किसकी कर रहा है ना। और जाटों का अपमान तो धनखड़ जी ने किया है मिमिक्री पे गुस्सा होकर। हाँ, जाट हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर, है ना, बहुत सॉलिड। तो आप जाटों का अपमान कौन कर रहा है ये। जब मिमिक्री लगी कैसी आपको? मुझे तो अच्छी लगी थी। कल्याण बनर्जी की बहुत अच्छी थी। अच्छी थी। अच्छा एमपी नहीं है, राहुल जी को भी अच्छी लगी होगी तभी एमपी सस्पेंड होने लायक ही है वो, लेकिन इस कारण से नहीं। मिमिक्री अच्छी करता है। हाँ, वो कोई खास आदमी नहीं है, उसको ज्यादा माथे पे मत चढ़ाओ। राहुल जी मिस कर गए, हाँ मिस कर गए, बहुत बड़ा ओकेजन। क्या होता है ये देश में बहुत चक्कर है, ये रील वाला जो युग है ना, इसमें जो बच्चे हैं हमारे आजकल के इमेच्योर सब, ये लोग रिकॉर्ड करने में जो है एक्शन मिस कर जाते हैं। जो चीज़ आपके सामने हो रही है और जिसको जब जगदीप धनखड़ दोबारा होने नहीं देंगे, उसको अपनी आंखों से देखो, स्क्रीन से क्यों देख रहे हो। राहुल जी को उसको एंजॉय करना चाहिए था, पर जितने भी क्या बोलते हैं उसको मिसगाइडेड यूथ, उन्हीं की तरह वो मोबाइल में उसको रिकॉर्ड करने में लग गए। वो ब्लॉगर बनना चाह रहे हो। हाँ, वो गलत है। आजकल सब लोग ब्लॉगर बनना चाह रहे हैं। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चैनल पे डालूंगा राहुल गांधी। आपने वो देखा है, एक तो वो अधिकारियों को बहुत, जो लोग दबंग लोग होते हैं, धमकियाँ नहीं देते हैं, तू जानता नहीं हो तो सस्पेंड करा दूंगा। मुझे वो बहुत अच्छा डायलॉग लगता है। पाताल लोक का है ना शायद, ई रिक्शा में बैठा होता है, जब जयदीप अहलावत का कैरेक्टर है, पाताल लोक है या कौन सी, कहता है कि तू सस्पेंड करा दूंगा, तो कहता तेरा फूफा पहले से ही सस्पेंड है। बहुत बढ़िया डायलॉग है। सस्पेंड बचपन में भी होते थे ना, स्कूल में होते थे।
बट सस्पेंशन का मजा लेना चाहिए, जैसे यही स्कूल तो में ले लोग रहे थे लेते ये थे लोग। तो ये लोग भी वही कर रहे थे। वैसे सस्पेंड जैसे जो आपने बाहर निकाल दिया क्लासरूम से, मजा लीजिए फील्ड में उसका। बैठ कर हम लोग क्या करेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे ना। जो सस्पेंशन होता है अधिकारियों का भी था, उसमें भी 70-75% सैलरी मिलती है शायद 90 दिनों तक। अगर सस्पेंशन 90 दिनों से आगे बढ़ता है तब शायद वो उसमें कुछ कटौती नहीं, है, और बाद आधी में अगर आधी बहाली मिलती हो है। गई तब वो सारी पूरा मिलती मिल है। जाता है। हाँ। जैसे मंगनी तो ये राम तो को मजा है ना। नहीं आपको काम भी नहीं करना है, 75% आपकी सैलरी भी घर आ रही है बैठ के। अरे इनको एनिमल की टिकट नहीं मिली वहीं सीढ़ियों में बैठ के करने लगे। मैं बता रहा हूँ, ये क्या अंदर में भी हल्ला ही करना था, बाहर हल्ला ही कर रहे हो, क्या दिक्कत है इसमें। और ये लोग देखो, पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, पर आप कह रहे हो कि वो जो बंदा है क्या है, प्रताप सिम्हा, चूंकि महुआ मैत्रा को एक्सपेल किया था तो इनको क्यों नहीं किया, इन्होंने तो इतना बड़ा कांड कर दिया। अरे यार, उसने वो किया जो उसको करना चाहिए, महुआ मित्रा ने वो नहीं किया जो उसको करना चाहिए। प्रताप सिम्हा ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक बंदे को पास बना के दिया। ये तो एमपी का काम ही है, काम करने के लिए किसी को थोड़ा ना सस्पेंड कर दोगे आप। वो सुरक्षा कर्मी का काम है ना, उसको ये चेक करना कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। नहीं तो किस तरह का एमपी होगा जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक आदमी को लोकसभा के गैलरी का पास नहीं देता है, घटिया ही होगा ना वो। तो इसको ये बोल रहे नहीं, इसको भी हटाइए, का है इसका भी तो क्राइम है, इतना बड़ा ब्रीच उसके चलते हो गया जी। नहीं, ब्रीच सिक्योरिटी वजह से हुआ, कोई ठीक से जांच उसका नहीं मतलब नहीं है। वो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी नौजवान को पास नहीं देगा। और क्या है, कोई काम तो सड़क वड़क खड़ंजा बनवाएगा खाली, है ना। वैसे आपने वो फिल्मों में देखा है, बहुत सारे अधिकारी किसी मर्डर गुत्थी को, मिस्ट्री जो है उसको तभी सुलझाते हैं जब सस्पेंड हो जाते हैं, पैरेलल। एक पहले ये ना बहुत कॉमन प्लॉट हो गया है कि एक मेन पुलिस वाला एक लगा हुआ है, एक सस्पेंडेड पुलिस वाला अलग से लगा हुआ है। हाँ, आजकल हर नेटफ्लिक्स सीरीज में यही होता है, पैरेलल इन्वेस्टिगेशन। अरे गंगा जल सस्पेंडेड था ना वो, नहीं सस्पेंड बाद में किया गया था। नहीं, मंगनी एक जो राम ऑफिसर सस्पेंड था जो कि सस्पेंड था, बच्चा यादव। बच्चा यादव सस्पेंड को यूज करते हैं हमेशा। हाँ, देखो जो भी कैरेक्टर सस्पेक्ट है ना, उसको हमेशा से यूज किया गया। और सस्पेंशन को भी गंगा जल में यूज किया गया था। सस्पेंड हो गया था मंगनी राम, तो अपना चाय का दुकान खोल लिया था। ये स्किल है ना। सस्पेंशन ब्रिज होता है, देखें लक्ष्मण झूला, हाँ, डर लगता है उसमें, है ना। पर आप अगर क्रॉस कर जाओ, इट इज ओके। सस्पेंशन के साथ भी यही होता है, चाहे अफसर हो कि एमपी हो, क्रॉस करना है, फिर इट इज ओके। आप एक्सपेल नहीं हो रहे हो, है ना, आपको सब कुछ मिल रहा है, एंजॉय करो। सस्पेंशन तो मतलब ठीक ही चीज है, ब्रेक भी मिल बिल्कुल गया। ब्रेक मिल गया। एक ना ताऊ ऐसे यू विश टू बी सस्पेंडेड। उत्तर प्रदेश में एक समय पे ये खबरें आई थी कि प्राइमरी के शिक्षकों ने अपने ऊपर के अधिकारियों को रिश्वत दी कि हमें सस्पेंड करवा दो, आधी सैलरी वहाँ से लेते रहेंगे और जो समय बच रहा है उसमें कुछ और अपना करके। बिल्कुल, कुछ लोग 2 नौकरियां सरकारी कर चुके हैं इस देश में। 2 नौकरी मिल गई तो क्या करें, वो भी तो होता है। तो बताया नहीं कि हमको उधर नौकरी मिली हुई, इधर टीचर की मिली, उधर क्लर्क की मिली। उन्होंने दोनों देख लिया, उन्होंने कहा यार क्लर्क वाले में बाहर की भी आमदनी है, टीचर में कुछ नहीं है, टीचर में सस्पेंड हो गए। ये अकाउंट और लाइसेंस भी तो सस्पेंड होता है। क्या आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया सोशल मीडिया वगैरह का, या आपका डीएल या फला चीज़ का लाइसेंस, शराब बेचने का लाइसेंस था, हथियार का लाइसेंस था, वो भी सस्पेंड होता है। हिंदी में बड़ा अच्छा वर्ड है निलंबन, मतलब मान के चलते हैं कि लंबा खींचने वाला है ये। बट लाइसेंस वगैरह सस्पेंड होने पे लॉस ज़्यादा हो जाता है। अब शराब के ठेका का सस्पेंशन हो गया लाइसेंस, उसकी तो आमदनी ही चली गई बेचारे की, तो वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। आदमी को विपश्यना ही जाना पड़ता है। विपश्यना ही जाना पड़ता है। वो ट्रेन फ्लाइट भी सस्पेंड होती हैं। जैसे आप लोग कभी स्कूल में हुए हो सस्पेंड? जैसे यार यहाँ पे खान के बाद बहुत किस्से होते हैं। सस्पेंड नहीं हुआ है, बाहर निकाले गए हैं क्लास से। कैसे निकाला? क्या करते थे मतलब ऐसा? अब यार हमने अपने आगे वाले लड़के, वो खड़ा हुआ था कुछ जवाब देने के लिए, तो हमने उसके नीचे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रख दिया था। फिर वो क्या रख दिया था? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। वैसे प्रकार रखना चाहिए था, लेकिन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रख दिया था। ये वैसे बहुत कॉमन चीज़ थी उस समय। मुझे लगा कि हमारा अपना यूनिक हमने इजाद किया है। उस समय ये बोल्ड पिन्स नई नई आई थी, तब मेटल की आती थी, रंग बिरंगी नहीं आती थी, तांबे के कलर वाली आती थी, तो वो रख दी जाती थी अक्सर। एक बार एक व्यक्ति को ना कुछ, तांबा थोड़ा स्टेराइल होता है ना। हाँ चल रहा था। गुड थिंकिंग। आप पटना नहीं गए हो ना कभी? क्या हो?
पटना में बड़े महारथी लोग हैं। वहाँ के सरकारी स्कूल के बच्चे जो है ना, वो फ्री पीरियड में अलग अलग चीज़ें करते हैं। जैसे पंखा जो है, पंखा का वो पत्ती घुमा देते हैं। हाँ। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग ने भी एक बार की है, तो हम लोग को भी क्लास से बाहर किया गया। सस्पेंड नहीं हुए हैं भगवान की कृपा से। हमारे यहाँ ये सस्पेंड जो है ना, एक विधिक कार्रवाई। हाँ, हमारे टीचर इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। अच्छा। या पनिशमेंट तो सूद दे देते हैं कस के। मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा जुडिशियल टैक्टिक्स। जो भी किया है उसे उसी के अनुपात में उसको कूट दिया जाए, सीधे फैसला ऑन द स्पॉट। हमारे उसमें ये जो रखने वाला है नीचे बोर्ड पिन्स रखने के साथ एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने कुछ तूफानी कर दिया। मतलब हुआ क्या था, कुछ पीछे फर्नीचर था वो टूट गया था, तो वो ले गए थे, पर कुछ एक आध फट्टा उसका रह गया था जिसमें 3 कीलें निकली हुई थी। पतली वाली कीलें थी, मोटी वाली नहीं थी। और ऐसे पतला सा फट्टा था। अंग्रेजी क्लास चल रही थी, जवाब देने के लिए खड़ा हुआ। अच्छा, उसके ठीक पीछे वाले ने नहीं रखा, जिसने रखा वो डायगनली रखा, इधर से रखा। वो बैठा, कोई आवाज नहीं आई, एक शांत, एक गुपचुप शांत। फिर वो खड़ा हुआ और पीछे वाले को रसीद दिया। तो जब वो खड़ा हुआ और इधर मुड़ा, तो आगे जो लोग बैठे थे और मैडम जो पढ़ा रही थी, उनको ये दिखा कि उसके पीछे एक फट्टा चिपका हुआ है। वो धंस गया था अंदर। और ठीक पीछे वाले को, जिसकी गलती नहीं थी, उसको रसीद दिया, जिसकी गलती नहीं थी। और फिर वो विवाद बढ़ गया। फिर पूरी क्लास उसमें पता चला ये तो प्रैक्टिस है, ये तो कई लोग करते हैं, इन्होंने भी रखी थी, उन्होंने भी रखी थी। पूरी क्लास उसमें सस्पेंड हुई। इन तीनों के तो पेरेंट्स को बुलाया ही गया। स्कूल में बम फोड़ने के लिए भी कई बार, मतलब मुझे नहीं, लेकिन बच गया। मैं तो बच गया, मेरे दोस्त सस्पेंड हो गए थे 14 दिन के लिए। अच्छा, उसमें टाइम बम बनाते थे हम लोग। हाँ, उसमें क्या टाइम बनाने का था, कछुआ छाप में छोटा लीजिए, कछुआ छाप अगरबत्ती से भी आप कर सकते हो। हाँ, अगरबत्ती से भी। तो प्रार्थना होती थी, प्रार्थना में जो लोग माइक पे बोलते थे वो एक स्पीकर में होता था। उस समय जो स्पीकर होते थे वो उसमें एक छेद जैसा होता था, आप उसके अंदर रख सकते थे। तो एक व्यक्ति ने सफल प्रयोग किया था बीच प्रार्थना में, या कुंदिन दुदु तुषार हार धवला भड़ुम। अच्छा, पटाखा। हाँ, पटाखा, पंखा के स्पीकर फट गया ना। अच्छा, यूपी क्या हो ना। नहीं, हमारे यहाँ अलार्म क्लॉक लेकर उसमें तार बांधकर अलार्म का टाइमिंग सेट कर, प्रॉपर बारूद और गिट्टियाँ इत्यादि लगा के 3:30 बजे टाइम हम फुटेगा। ठीक है, और फूटता था। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो वॉच आ गए तो और भी आसान हो गया वो। तो प्रिसाइज टाइम पे सेकंड तक आप परफेक्शन के साथ जुगाड़ करते थे। एक और रीज़न था कि हमारे जो हम लोगों को सिखाए थे उनका हाथे उड़ गया। लैब वगैरह में जैसे नहीं, इलाहाबाद के बारे में कहते हैं आप। इलाहाबाद में अगर जिधर स्टूडेंट्स रहते हैं उस तरफ आप जाएं, आपको पुराने लोग मिलेंगे बहुत सारे, जिनका यहाँ से हाथ नहीं है, बाजार में टहल रहे, गोलगप्पे खा रहे हैं। लैब वगैरह में हम लोग को जैसे दिया था कि ये केमिकल है, दिस इज़ पॉइजनस, यू शुड नॉट टेस्ट इट। हम लोग जीभ लगा देते थे उस पर करके। तो उसके लिए भी हम लोग को थोड़ा सा वो किया गया। हम लोगों ने इस तरह की बहुत हरकतें की है। सस्पेंड बस में नहीं हुआ। हम लोग के साथ फैसला ऑन द स्पॉट हो जाता था। बहुत छुटपन में एक और घटना हुई थी स्कूल में कि एक हमारे हिंदी के अध्यापक थे, थोड़ा उनका वज़न ज़्यादा था, पेट निकला हुआ था उनका। तो पढ़ाते थे और शुद्ध हिंदी में बोलते थे। तो वो समास पढ़ा रहे थे, कोई इसे ध्यान नहीं गया, किसी का ध्यान नहीं था। तुम खड़े हो जाओ, बताओ बहुब्रीही समास का उदाहरण दो। तो उसने कहा, सर लंबोदर, लंबा उदर है जिसका। अब उसने इंटेंशनली नहीं किया, उसने सही बताया जो भी, पर क्लास हंस पड़ी। और इसको उन्होंने इशू, मतलब उन्होंने पर्सनल ले लिया। तो उन्होंने पूरी क्लास को सस्पेंड किया कि उद्दंडता की पराकाष्ठा है ये, पूरी कक्षा का निलंबन करता हूँ। और उसके माता पिता को बोला होगा, मैंने आपके बेटे को निलंबित कर दिया है क्योंकि वो इधर उधर की बातें करता है। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता। बट दवाई को सस्पेंशन क्यों कहते हैं? मतलब सस्पेंशन है ना वो, मतलब कैसे वो आप ये देखना कि लिक्विड जो है सीधा गिर जाता है, सस्पेंशन सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंशन का काम है शॉक को एब्जॉर्ब करना। जैसे गाड़ियों का जो सस्पेंशन होता है, उसका काम ही है दोनों चक्के को मेंटेन करके उसका शॉक को एब्जॉर्ब करना। तो इसीलिए सस्पेंशन शॉकिंग मिस्टेक करते हो, चूंकि वो सस्पेंस से बना है। नहीं, सस्पेंस भी सस्पेंशन से बना है, सब रिलेटेड वर्ड्स हैं। सस्पेंशन का मतलब होता है यू सस्पेंड योर बिलीफ। ये भी होता है कि बिफोर गोइंग टू वॉच एनिमल
यू शुड सस्पेंड योर डिसेंसी। कुछ चीज़ें सस्पेंड कर दी जाती हैं, कुछ चीज़ें जिसको कहते हैं अधर में लटकना, वो भी एक सस्पेंशन ही है। त्रिशंकु सस्पेंशन में है। आज डंकी रिलीज हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसमें भी आपको दिमाग को सस्पेंड करके ही जाओ। अच्छी मूवी नहीं है, पता नहीं। अभी थोड़ी देखी होगी आपने? अभी तो नहीं देखी है, रिव्यूज पढ़े हमने कुछ। बड़े बड़े शाहरुख खान के फैन भी कह रहे हैं कि भाई मज़ा नहीं आया। वैसे गाड़ी के सस्पेंशन की अच्छी टेस्टिंग स्पीड ब्रेकर पे होती है। जैसे वो स्पीड ब्रेकर में लोग चढ़ाते हैं ना, कई लोगों को देखा है, और लंबे समय की ड्राइविंग के बाद भी उसको साध नहीं पाए हैं वो लोग। कि चढ़ाते तो ठीक हैं, पर जब अगले हिस्से पे जाती है, जो अगला यू है, वहाँ पे वो भग से नीचे आती है। तो उसमें क्या ट्रिक है कि ब्रेक को थोड़ा देर तक दबा के रखना है? मुझे नहीं आता। नहीं, आप उड़ा देते हो उस पे? नहीं, उड़ा भी नहीं देता। ड्राइविंग आती है ना। नहीं, मैं आराम से चलता हूँ। मैं वो ट्रिक नहीं जानता, पर ये जानता हूँ कि अगर थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होती है ना, तो सस्पेंशन का जो भी एयर सस्पेंशन होता है, जहाँ पे हवा होती है, वो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोलिक टाइप का जो सिस्टम होता है, उसमें वो खट से जाके लगता है। इसका मतलब होता है कि वो दैट वाज द एंड ऑफ सस्पेंशन। तो खट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो पहले बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी होती थी ना, नील सस्पेंशन होता था। मैंने बचपन में पहले एम्बेसडर होती थी। हाँ, उसमें आपके नितंब भी सस्पेंशन होते थे। सारा मेरे जैसे आदमी को झटके ही खाने। ट्रैक्टर में भी तो कहाँ सस्पेंशन होता है? थोड़ा बहुत तो आई एम श्योर होता होगा। शॉकर नहीं होते ट्रैक्टर में। शॉकर नहीं होते ट्रैक्टर में नहीं होते। ट्रैक्टर में शॉकर नहीं होता। वो जैसे जो घोड़ा गाड़ी या कचरा गाड़ी जो होती है ना, जिसमें भैंस के बच्चे को बांध लेते हैं या बैल को बांध, उसको वेस्ट यूपी में बुग्गी कहते हैं। बुग्गी। अच्छा। तो बुग्गी पे जब आप बुग्गी पे एक प्रयोग करिए, कभी मज़ा आएगा। मतलब पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं, पर उसमें यह है कि खड़े होकर के अधिकतम स्पीड पे चलिए। आपके सस्पेंशन की, बैलेंस की, सबकी टेस्टिंग। आपको क्या है, रस्सी पकड़नी है सामने, वही आपका उसी से आपको बैलेंस करना है। और वो जब एक बार भागना शुरू करते हैं पशु, तो मतलब उनके लिए फिर वो स्पीड ब्रेकर पे रुकेंगे नहीं ना, वो तो कूद जाएंगे। उसमें क्या है कि बैठ के आप सफ़र आराम से कर सकते हो, पर खड़े होके जो करने का आनंद है ना, उसमें हल्का झूले जैसा एहसास होता है बैलेंस करने जैसा। भैंस वो जब आदमी भैंस बैल दोनों बांधते हैं, टाइट रोप वॉकिंग करते हैं ना, हाँ, तो वो हाथ में एक डंडा रखते हैं। हाँ, सारा बैलेंस वो उस डंडे से ही करते हैं। वो डंडे को किसी तरफ झुकाकर अपने आप को बचाते हुए रस्सी पे चलते हैं। वो काम रस्सी कर रहा होता है इस केस में, और आप डंडे होते हैं। वो सस्पेंशन ये आजकल दिखने में नहीं मिलता ना, ये सब आजकल चीजें। नहीं, लास्ट हाँ, कब देखा था? लास्ट में वीडियो ही देखता हूँ। छोटे शहरों में छोटे मोटे मेले जो लगते हैं उसमें शायद नट होते हैं जो हाँ, करते हैं। नट। जी। तो वो नट्स हैव बोल्टेड। वो अब मैं कुछ उसेन बोल्ट का सोच रहा था, पर आया नहीं। एक वो ऐसे ना सस्पेंशन ब्रिज में ऐसे कोई घटना हो गई थी, लोग कुछ ऐसा ना गिर गए थे, सेफ थे ना, चोट नहीं लगी, तो वो रस्सी के सहारे, मोटी रस्सी थी, उससे उनको रेस्क्यू किया जा रहा था। तो 20-22 लोग थे, उसमें एक महिला थी और बाकी सब पुरुष थे। ये मोरबी ब्रिज की बता रहे हो क्या? नहीं, अच्छा, चुटकुला है यार। तो एक महिला थी, बाकी सब पुरुष थे। तो उसमें ये हुआ कि थोड़ा वजन ज़्यादा हो गया है, उसके हिसाब से किसी एक को नीचे आना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेगी रस्सी अभी फ़िलहाल। तो किसी पुरुष ने कहा कि यार हम क्यों छोड़े। तो महिला ने कहा, ऐसा करती हूँ, हमें तो कुर्बानी की आदत है, हम छोड़ देते हैं, हम तो बचपन से कुर्बानी देते आए हैं, आखिर में हमने खाना खाया, मैं छोड़ देती हूँ, आप लोग पहुँचिए, मैं बाद में आ जाऊँगी। उसने ये कहा और 3-4 पुरुष ताली बजाने लगे। नारी शक्ति को नमन। पर सस्पेंस पे थोड़ा बताइए, आप तो फिल्में देखते हो, सस्पेंस शब्द और सस्पेंशन में जो भी रिश्ता हो, अच्छी सस्पेंस फिल्में बता दीजिए कुछ बॉलीवुड की जो आपको पसंद हो। अरे भाई क्लासिक तो गुप्त है। गुप्त अगर नहीं देखे तो फिर कुछ नहीं देखे। इंडिया में तो आपने गुप्त नहीं देखा यार, ये क्या बात कर दिया यार। लॉर्ड बॉबी देओल की पहली सुपरहिट मूवी। अब कहो तो मैं उसका वो बता दूं, लेकिन नहीं, कहानी मत बताइए। हाँ चलिए ठीक है, लेकिन गुप्त नहीं देखी आपने, ये बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे सुनकर। मैं नहीं, मतलब कम सिनेमा देखता हूँ, और हिंदी तो वैसे नहीं, पर तुम्हारे टाइम की है वो। आपके टाइम की है। गुप्त जरूर देखिए भाई। इंडिया का, बॉलीवुड का तो सबसे पॉपुलर सस्पेंस थ्रिलर वही है।
और वैसे वैसे जैसे आपको बॉलीवुड के इतने रेफरेंसेस याद हैं मछली भैया जी, क्या आपको ये वेब सीरीज़ और ये सब जो हॉलीवुड उसको भी उतना अच्छे से फॉलो किया है आपने, करते हो मतलब, या मज़ा नहीं आता? वेब सीरीज़ को करता हूँ मैं, लेकिन जो अच्छे वेब सीरीज़ है वही, अब हर वेब सीरीज़ को नहीं देखता। हाँ मतलब हाँ, जैसे पंचायत वगैरह तो खैर देखा ही है, फैमिली मैन, अंग्रेजी स्पेशल ऑप्स। अंग्रेजी की बहुत कम, क्राउन्स वगैरह वो सब देखा है। क्राउन देखा? हाँ। क्राउन का नया सीज़न आ गया है अभी। अच्छा, तो उसमें मतलब कोई है ऐसी जो आपको बहुत सस्पेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेकमेंड करने लायक लगी हो? नहीं, हॉलीवुड मतलब इंग्लिश का तो मेरे को नहीं बता सकता, क्योंकि उतना थ्रिलर मैं देखता नहीं हूँ वो हॉलीवुड में। इंडिया में एक सीरीज मुझे बहुत पसंद है, लूथर। ब्रिटिश पुलिस वाला होता है, एक ब्लैक पुलिस वाला, उसके जीवन में बहुत कुछ घट रहा होता है, और उसके दौरान साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जैसा है। और असल मज़ा इस बात का है कि जो उसमें मुख्य विलन है वो साइकोलॉजी का उस्ताद है, इसलिए आपको मज़ा आएगा। तो ये दो पैरेलल चीज़ें एक साथ हैं कि लूथर की अपन असल ज़िंदगी जिसमें सब कुछ गड़बड़ है वो, एंड देन वो कैसे सॉल्व कर रहा है। मुझे मज़ा आया वो देखने में। इंडिया में पहले सस्पेंस थ्रिलर में आप इत्तेफाक देखो, राजेश खन्ना और नंदा की, यश चोपड़ा डायरेक्शन, और उसी के बाद उसी का रीमेक तो नहीं कहेंगे बट उसी नाम से फिर अभी करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था इत्तेफाक नाम से ही, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और सिद्धार्थ मल्होत्रा है। लेकिन आप वो वाली इत्तेफाक देखिए, वो काफ़ी अच्छी, वो थी सस्पेंस थ्रिलर अच्छी और ग्रिपिंग है, आप देखते रह जाओगे। एक जो लेजेंड है और यूजुअल सस्पेक्ट है, उसका नाम भी यूजुअल सस्पेक्ट है। द यूजुअल सस्पेक्ट्स, बढ़िया, डिफाइंस इट। अपन बिजार खबरों की ओर बढ़ते हैं। आपके जो सस्पेंशन से जुड़े हुए तजुर्बे हैं, अनुभव, या मौजूदा घटना पर जो भी आप कहना चाहते हो या जो भी किस्से सुनाना चाहते हैं भेजिएगा। एक बीबीसी की समाचार वाचिका, क्या बोलेंगे, एंकर, उनका जो एक वीडियो वायरल हुआ, मरियम मोशरी उनका नाम है, और वो ना मिडिल फिंगर दिखाते हुए ऑन एयर चली गई। बाद में उसका फुल वीडियो आया तो वो दरअसल 9, 8, 7 पीसीआर से क्यों दिया जाता है, हाँ 2 तो 1 के टाइम पे उन्होंने मिडिल फिंगर दिखाई थी। फुल वीडियो ये था, वो वायरल हो गया उसके बाद। और फिर उन्होंने भी मतलब बाद में खेद वेद भी जताया। उन्होंने कहा कि मैंने इससे अगर दूसरों को परेशान किया या नाराज़ किया तो जो है मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। बीबीसी ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पर खेद जताया, माफ़ी मांगी। पर वैसे हमारे पेशे में सोच रहा था इस बहाने थोड़ा हमारे पेशे के जो बिहाइंड द सीन्स और ब्लूपर्स है ना, पीछे से जैसे काम होता है, और एंकर के कान में जो प्रोड्यूसर्स लगातार बिन 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 करते हैं। शुरू में सोचता था कि यार आप जब एक किसी से बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग आपको बोलना भी है और किसी से सुनना भी है, तो आपको 2 इंद्रियां एक साथ सक्रिय हैं। कितना मुश्किल काम है कि आपने कुछ बोल दिया, प्रोड्यूसर ने भी अपनी काम की बात आपको कान में बोल दी, अब वो रिपीट आपको अगर पूछना है कि क्या बोल के चला गया मुझे समझने, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे पूछोगे कि दोबारा बोल? आप चूंकि मीडिया पे बनाते हो, बिहार के लोग को जब कुछ चीज़ सुनाई नहीं देती है ना तो एक चीज़ बोलते हैं, आए। इसके बाद बैंगन भी बोलते हैं। तो मैं एक बार एक चैनल में काम कर रहा था और हमारे जो एंकर थी वो बिहार की थी, और लेकिन वो कुछ लोग होते हैं ना सोफिस्टिकेटेड बिहारी होते हैं, वो मतलब वो होता है ना कि मुझे दिखाना नहीं कि मैं बिहार से हूँ। हाँ, नहीं, कुछ लोग के साथ ये है कि मतलब मुझे बताने नहीं कि मैं बिहार से हूँ, तो लेकिन आपके हाव भाव में कुछ एक चीज़ ऐसी आ जाएगी ना जो पता चल जाए कि जो मैं करके हम बोलते हैं। हाँ, मैं तो बोला हूँ ना है ना, तो वो है 5 रुपया में आया हूँ तो 5 ही रुपया में जाऊँगा, तो वो वैसी ही थी। तो वो अपने आप को थोड़ा सेंट स्टीफेंस का शो करती थी, लेकिन थी वो बेचारी पटना कॉमर्स कॉलेज की। तो वो जब एंकरिंग कर रही थी तो उनको मैं एज अ प्रोड्यूसर में पीछे पीसीआर से कुछ टोक रहा था, लेकिन वो एंकरिंग कर रही थी, सवाल पूछ रही और बीच में उन्होंने कह दिया आए तो पूरे पीसीआर में सब लोग हंस दिए, और उसमें 2-3 लोग बोले ये बिहार से हैं क्या मैडम? लेकिन ये जो होता है जो टेलीप्रॉम्प्टर वाला वो रहता है ना, उसमें बड़ा मैं एक न्यूज़ प्रेजेंटर को, जो अब शायद पता नहीं यहाँ पे न्यूज़ प्रेजेंटर नहीं, बहुत ज़बरदस्त अंग्रेजी टाइप का बोलते थे, उनसे थोड़ा सा तंग भी रहता था। तो मैंने उनको एक दिन इधर से बोला था कि तू निकल, लाल कर दूंगा आज। तो बहुत डिस्टर्ब हो गया था वो ऑन एयर, लेकिन उसको पूरा करना पड़ा। फिर वो आया, उसने कंप्लेंट किया मेरे खिलाफ की बदतमीजियाँ जो है इन द मिडिल ऑफ द शो कर देता है ये बहुत मज़ेदार रिश्ता होता है वैसे, बाय द वे। मतलब इसको अगर इसकी एक झलक दिखती है, वो ये नहीं कि वही इकलौता सच है, पर इसकी एक झलक दिखती है। मेरे ख्याल से हॉटस्टार पर है वो शायद अवेलेबल,
एक सीरीज़ है न्यूज़ रूम। ओके। न्यूज़ रूम सीरीज़ में प्रोड्यूसर और एंकर का जो रिश्ता है उसकी एक झलक आपको दिखेगी, जिसमें तलखी भी है, नाराज़गी भी है। प्रोड्यूसर के कहने के बावजूद एंकर कई बार उसको नहीं मानता है और उससे फिर प्रोड्यूसर नाराज़ होता है। वो बड़ा मज़े की चीज़ होती है। वो जो आप बीबीसी वाला जो बता रहे हो ना, वो कि मिडिल फिंगर दिखा दिया वैसे करके, वो हो सकता है कि वो इंटेंशनली भी दिखाया होगा, क्योंकि एंकर्स लोग भी थोड़ा सा प्रेशर में बहुत ज़्यादा रहते हैं ना। फेस ऑफ द चैनल तो आप ही है। उसने क्या वो बेसिकली वो कर रही थी 9-8 फ्लो में वो 1 पे, और उसने 1 पे जो है मध्यमा आगे रखा था उनको दिखाने के लिए प्रोड्यूसर को। अब वो लाइव करेगा, लेकिन वो लाइव कर चुका था, हाथ चल गया था उसका। तो वो इस तरह की चीज़ तो होती है। वो फ्रस्ट्रेशन भी निकलता है ना बेचारे वो एंकर्स के साथ। देखिए उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी मिस्टेक होगा तो वो ट्रोलिंग तो उन्हीं की होने वाली है। आप फेस ऑफ द चैनल हो तो गलती भी कुछ होगी तो वही है। और उनका जॉब थोड़ा बड़ा टफ होता है, मतलब इज्जत देनी चाहिए थोड़ा। वो तो कई बार ये होता है ना कि जैसे ब्रेक होता है बीच में, तो वो गाने गुनगुनाने लगती है, बाल बनाने लगती है, कंघी करने लगती है। इंडिया में तो कई चैनल्स का ऐसा वीडियो ठीक है। वो इसमें मज़ा तब आता है, ये बीबीसी के साथ खुद भी हुआ है और भारत में भी हुआ है। फ़ोन लगा दिया और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं युवराज सिंह। युवराज क्या कहेंगे? मैं तो वो वाला युवराज हुई नहीं है। मज़ा आया? देखा ये वाला वीडियो आपने? वो तो बेस्ट है। जब गेस्ट किसी और को समझ के, बीबीसी के साथ एक बार हुआ था कि वो कोई टेक का शो कर रहे थे और उन्होंने एक गेस्ट कोऑर्डिनेशन के बंदे को भेजा, पूरा कर भी दिया भाई। हाँ, उसको भेज दिया कि वो गेस्ट पे वहाँ पे बैठे, ले आओ। वो उसको लगा ये बैठे तो यही होंगे। वो आए थे कोई पॉलिटिकल चीज करने के लिए या किसी से मिलने के लिए, उनको बुला लिया गया, वो आ गए, बैठा दिया, उनसे क्वेश्चंस पूछे और वो जवाब भी दे रहे हैं। वो निभा गए पूरा शो। बाद में अपॉलॉजी आई कि जो है वो, अरे अभी 2 साल पहले एक इंग्लिश टीवी चैनल में हुआ था ना, मिस्टर मैकडम। आई एम मिस्टर मैकडम, हु इज मिस्टर मैकडम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए, अब उसमें देखिए, उसमें गलती प्रोड्यूसर की थी। आपने नाम गलत आदमी के सामने गलत नाम लिखा, लेकिन जलील तो बेचारे एंकर को ही होना पड़ गया। तो वो होते हैं एंकर, अपना फ्रस्ट्रेशन तभी तो निकालते हैं, प्रोड्यूसर पे ही निकालेंगे। तो बीबीसी वाले ने निकाल दिया। एंकर ने एक बार, जैसे जब आप टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रहे हो ना, तो आपको उसमें चलती गाड़ी के चक्के लगाने होते हैं कई बार। क्योंकि रनिंग स्क्रिप्ट लिखी जा रही होती है जब आप पढ़ रहे हो उसी समय, क्योंकि कोई ब्रेकिंग आई है। तो उसमें कोई टाइपो हो गया है तो आपको वो टाइपो ठीक करके पढ़ लेना है। और उसमें कभी मिस्टेक, अब कॉमा आपने गलत जगह लगा दिया तो उससे वो गड़बड़ मीनिंग हो जाता है। तो वो एक बार हुआ था, ये आया था कि राजस्थान के चुरू से बड़ी खबर आ रही है, वहाँ एक युवक की अगवा कर हत्या कर दी गई है। लिखने वाले ने ना अ की जगह हा लिख दिया था। और उन्होंने वो पढ़ भी दिया, पर फिर वो पढ़ने के बाद दोबारा करेक्ट कर लिया उन्होंने, बट तब तक तो लाइव चला गया। अरे आपका ही एक बार मैं वो देख रहा था, सलमा सुल्तान आई थी ना एक बार उसमें, तो वो नहीं बता रही थी कि शहर को बंद रखा जाएगा कि जगह वो बंदर खा जाएगा, हो गया था इस तरह की चीज़। शहर को बंदर खा जाएगा क्योंकि वो रा जो है रखा जाएगा, बंद वो स्क्रीन पे बंद ऊपर आ गया और खा नीचे आ गया, तो वो बंद रखा का रा ऊपर चला गया तो वो बंदर खा गया। लेकिन ये बताइए, अच्छा मैंने आपका एक रील देखी, प्रोमोज में एंकर किस तरह की तैयारी करते हैं प्रोमोज के लिए? तो मैंने बताया वो हमेशा ऐसे करते हैं, उसके बाद गर्दन को ऐसे घुमा देंगे, पता नहीं वो क्यों करते हैं। लेकिन जो स्क्रिप्ट का फॉर्मेट पकड़ा है ना, दिल्ली से कन्याकुमारी तक, प्याज से करेले तक, नहीं वो सब के सब मैं जरूर देखता हूँ कि पहले, अब तो नहीं करते, अब तो खड़े खड़े करते हैं। जब टेबल होता था उनके सामने तो ऐसे करके आगे बढ़ जाता, ऐसे बढ़ जाता। अब क्या भाई, कैमरे में घुसेगा और या तो कभी हाथ में, और वो कैमरा का फोकस कलम वलम पे रहेगा ऐसे करके, पता नहीं क्यों ये करते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तरीका है सबका, अपना अपना इफेक्ट आता है। हाँ, भोकाल। लेकिन थोड़ा ये तो चलो कैमरा टीवी मीडिया की बात हो गई। हम तीनों ही डिजिटल मीडिया में काम करते हैं, उसके कुछ उससे सुनाइए ना, वो क्या 70 मिनट SEO 70 मिनट। अरे देखिए, वो तो हमने इसलिए बनाया था ना कि वो आजकल होता ही है कि, अब तो मैं रील भी थोड़ा सा भूल गया, अपना ही रील मैं भूल जाता हूँ कि क्या बनाया था। उसमें ये था कि अगर कोच कबीर खान आपके न्यूज़ के एडिटर हैं तो क्या क्या हो सकता है। उसमें ये था कि शाहरुख खान का वो जो कोच का डायलॉग है ना कि बॉल को पास करो, बॉल को खेलो और पास करो, खुद आगे मत बढ़ो। तो वो था कि न्यूज़ को ब्रेक करो और अलर्ट भेजो, खुद ब्रेक पे मत चली जाओ। लोग दरअसल क्या होते हैं, ब्रेक करने से पहले खुद ब्रेक पे चले जाते हैं चाय वाय पीने के लिए। अरे भाई पहले न्यूज़ को ब्रेक करो, वो है उस तरह की चीज़ें होती थी। ये वो सब मैंने किया। पत्रकारों में अगर वो एक अच्छा काम कर लेते हैं ना तो उनको सडनली लगता है अब चाय पीने का टाइम हो गया, आई डिजर्व इट।
ठीक है, तो बहुत अच्छा किया है और उसके इमीडिएटली बाद उनको कुछ करना चाहिए और वही कर सकते हैं, लेकिन उनको लगता है नहीं, एक दिन में इतना ब्रेक अभी आ रहा हूँ, अच्छा किया मैंने। लेकिन अर्थक्वेक के समय मैंने देखा है बहुत निष्ठावान अर्थक्वेक के समय वाला रील भी इसी वजह से था कि वो डाला था हमने। वो यही था कि देखिए नॉर्मल लोग अर्थक्वेक होता है तो क्या करते हैं, जैसे हुआ लोग भागने लगे। अर्थक्वेक में एडिटर या हमारे जर्नलिस्ट क्या करते हैं, पंखा का वीडियो बनाएंगे पहले, उसके बाद फ़ोन करेंगे, इस पंखे के वीडियो को एम्बेड करो स्टोरी में, स्टोरी ब्रेक किया नहीं किया, ट्विटर पे देखो ट्रेंड क्या हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। सर मुझे नीचे जाना है, अरे नीचे जाके क्या करो, अब तो हो गया जो होना था, स्टोरी को फाइल करो। तो इस तरीके के प्रेशर्स होते हैं यहाँ अक्सर होता है मेरे साथ। हाँ, मैंने भी किया है। जब जैसे ही अर्थक्वेक होता है सब लोग भाग जाते हैं, मैं वॉक करते हुए वहां जाता हूँ, जो बैठा होता है उसको कहता बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं हो, जो होना था वो तो हो गया। बस ये जो मीडिया का बिहाइंड द सीन सिस्टम है, इसके बारे में मतलब आपको कोई ऐसी बात है जो बहुत अमेज करती है या आकर्षित करती है या फनी लगती है या अनयूजुअल लगती है, जैसे हम पीछे से ऑपरेट करते हैं वो बाहर के लोगों को नहीं दिखता, उस पॉइंट ऑफ व्यू से? थोड़ी सी बस मुझे वो लगती है, थोड़े इनसेंसिटिव से हो जाते हैं, इस तरह से काम करते हैं। जैसे पुलिस वाले का क्या है, पुलिस वाले भी क्राइम इतना देखते रहते हैं कि वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं। तो हम लोग को भी लगता है कि थोड़ा, मेरे को भी लगता है कि थोड़े इनसेंसिटिव हो गए बात करने में या किसी के बारे में। जैसे पैकेज ही हम लोग मान लो कटवा रहे हो, 10 मर गए, हाँ अरे कटवा दिया 10 रेप का पैकेज कटवा दिया, मतलब इतने ईजिली हम लोग बातें करते हैं ना कि वो आम क्या उसको कहा जाए, आई डोंट नो, मेरे पास टर्म नहीं है वो। देखो हम तो गाजा में कितने मरे, हाँ, उसकी अपडेट करते हैं ना, 20,667। हाँ, वो जिन पे बीतती है बिल्कुल, उनको लगता है यार ये कैसे बोल देते हैं, इनको इनकी मानवता मर गई है। अब जैसे हम ही लोग कैसे करते हैं, 5 मरे, नहीं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 मरे, हाँ इसको ले लो, तो 5 का वैल्यू ही नहीं है। कई बार यही नहीं बोले कि अरे यार वहाँ नेपाल में भूकंप आया है, बोले कितने मरे हैं, हाँ, बोले अभी तक तो कोई नहीं, बोले छोड़ो यार रुक जाओ, स्टोरी बनने दो फिर करेंगे। तो ठीक, मतलब ये पैरामीटर्स जो हैं ये बड़े मतलब मानवीय धरातल पे बड़े अनयूजुअल, वैसे अजीब से हैं, बट ये हमारे क्या पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ है। हम कैसे एक और खबरों को प्रायोरिटाइज करेंगे। भाई अमेज करने वाली भी चीजें हैं ना, कहीं पे गोलीबारी हो रही है तो रिपोर्टर वॉलंटियर करता है। हाँ मैं जाना चाहता हूँ। उस जगह से लोग जब भाग रहे होते हैं उस समय ये अंदर जा रहा होता है और इस बात से खुश होता है कि मुझे भेजा गया, समझ रहे हो, तो वो अमेज भी करती है, वो डेडिकेशन। हाँ लोग जाना चाहते हैं, पर जिसको चुना जाता है वो खुशी खुशी जाता है। अभी जैसे गाजा गए लोगों में कंपटीशन था कि कौन जाएगा इजराइल, है ना। मैं मानता हूँ कि सारा एक्शन गाजा में है और कोई गाजा नहीं गया, इजराइल में थे, पर भाई साहब जिस समय ये लोग गए थे तो हजार रॉकेट इजराइल की तरफ दागे जा रहे थे, है ना। लेबनान से भी आ रहा था, लोग यूक्रेन गए, लोग अफगानिस्तान गए और लड़ाई के बीच में रिपोर्टिंग करते हुए आए। मैं सिर्फ इंडिया के रिपोर्टर्स की बात सिचुएशन कवर करते ही हैं। और लास्ट ईयर ही देखो ना, ये जो अतीक अहमद का जो इनकाउंटर हुआ था, हमारे ही चैनल के 2 रिपोर्टर वहाँ पे सामने थे और जिस सूझबूझ के साथ उन्होंने वहाँ पे अपना काम किया, रिपोर्टिंग की, भागे नहीं वहाँ से, जबकि लोग टेरराइज हो जाते हैं उस तरीके की सिचुएशन देख करके। कैमरा स्टेबल। अभी आज सुबह ही मैंने देखा, हानी महमूद करके अल जजीरा का एक रिपोर्टर है, वो खड़ा है और उसके पीछे वाली बिल्डिंग में ड्रोन अटैक होता है, मतलब मैसिव, और वो भी भाग जाता है। वो जहाँ पे कि रोज बम बरस रहे हैं वहाँ पे तारिक अबू आज़ूम, वो एक वाइल दाऊदू है, ये सब सारे लोग काम कर ही रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे वो रॉकेट के हमलों के बमों के बीच में। ये भी एक BTS है मीडिया बिहाइंड द सीन। मैं मुझे नहीं लगता कि वो हानी महमूद और तारिक अबू आज़ूम करके 2 लोग हैं। हानी महमूद थोड़ा सीनियर है, तारिक बहुत नौजवान है। ये दोनों लोग पिछले 80 दिनों से मैं देख रहा हूँ उनको, और यही दोनों लोग 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं। एक सोता है तो दूसरा जगा होता है और खड़ा होता है, और वो खड़े ही होते हैं, मतलब कहीं बैठते भी नहीं है शायद 2 मिनट के लिए। और वो 80 दिनों से चारों तरफ उनके बर्बादी हो रही है और कई सारे पत्रकार मारे जा चुके हैं, और मतलब वो सलामत रहे, पर हो सकता है कि कुछ बुरा हो जाए। जैसे वाइल दाऊद है, उनका एक साथी था जो कैमरामैन था, वो परसों मारा गया और वो सिर्फ इंजर्ड हुए, तो उसके डेथ की रिपोर्टिंग उन्होंने खुद की और फिर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
उनकी पूरी फैमिली, थोड़े दिनों पहले पूरी फैमिली, पिता माता बच्चे भाई सब मारे गए। उसकी भी रिपोर्टिंग उन्होंने खुद की, अपने परिवार वालों को दफनाते हुए। काफ़ी मजबूत काम है ये। तो ये एक बिहाइंड द सीन्स है जो कि उतना आनंददायक नहीं है, पर अमेज ज़रूर करता है कमिटमेंट। ठीक है, मीडिया से जुड़े जो भी आपके सवाल, किस्से, अनुभव, तजुर्बे या मतलब किसी भी तरह की जिज्ञासा हो, उसको आप हमें लिख करके भेजिएगा। अगली बिजार खबर की ओर चलते हैं, जो कि है बिन बुलाए बाराती। ये लखनऊ से ये मामला सामने आया है, अदब के शहर से आप सोचें, जिसमें 2 नौजवान बिना बुलाए मेहमान बनकर शादी समारोह में घुस गए, दावत उड़ाई, जमकर डांस किया। पहचाने जाने पर मतलब पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने फिर तब पता चला और फिर पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई। थाना सरोजनी नगर की घटना है, विवाह समारोह हो रहा था। इस दौरान 2 युवक, नाम पर गौर करिएगा, राकेश यादव और धीरे यादव, बिना निमंत्रण के धीरे से शादी समारोह में पहुंच गए और जमकर खाना खाया। डीजे बज रहा था तो डांस करने का मन हुआ, डांस करने लगे। फिर उनकी जेब में असलहा भी था, उसको भी लहरा दिया उन्होंने। फिर लड़की पक्ष को शक हुआ तो उनसे पूछा गया कि भाई आप कौन है, तो बताया कि हम लड़के वालों की तरफ से हैं। लड़कों वालों ने पूछा तो बोले हम लड़की वालों की तरफ से। फिर इन्हें फाइनली डाउट हुआ तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने पूछताछ की तो सच पता चला कि किसी ने नहीं बुलाया था उनको, ऐसे ही घुसाए थे। अवैध असलहे को बरामद करके उनको जेल भेज दिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। जेल भी भेज दिया गया? हाँ, मतलब पुलिस ले गई है फिलहाल, उस समय तक की खबर के हिसाब से। हो सकता है अब जमानत हो गई हो, पर ये क्या नहीं, वो अवैध असलहा लहराने वाला। अच्छा, वो भी है, हाँ, उसके लिए तो ठीक है। इस कहानी की शुरुआत में मैं इन दोनों के साथ था। हाँ, असलहा निकलते ही मैंने उनको अबेंडन कर दिया, सस्पेंड कर दिया क्योंकि किसी भी बारात में किसी को भी जाकर खाने की इजाजत है, होनी चाहिए। इसके खिलाफ देश में कोई कानून नहीं है। और नाचने की भी, अगर आप सभ्यता से नाच रहे हैं, किसी को परेशान, हाँ, अगर सभ्यता, मेरे हिसाब से नाचना अवॉइड कीजिए। डोंट अट्रैक्ट टू मच अटेंशन, फोकस ऑन द फूड। यू आर देयर फॉर द फूड। और बहुत अच्छा आजकल जो है ना, लोग शादियों में बहुत खर्च कर रहे हैं। एकदम एक हर तरह के काउंटर होते हैं, बहुत मज़ेदार खाना होता है। और स्टूडेंट्स जो आसपास रहते हैं पीजी में यहाँ वहाँ, उनको तो इनफैक्ट फ्री पास मिलना चाहिए। जैसे उनके लिए वो बहुत हम अच्छी लोग बस opportunity में स्टाफ चला देते हैं ना स्टूडेंट, उनको भी शादी में खाना अलाउ करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। हाँ। हम लोग दिल्ली में एक एरिया है पश्चिम विहार, वहाँ पे ऐसी कोई शादी नहीं हुई है ना जिसकी दावत हमने ना उड़ाई हो। पर हम ऐसे नहीं थे कि हमें पता नहीं था हम किस साइड से, क्योंकि हम 4 लोग लड़के की साइड से आते थे, 4 यहाँ पे द्वार पर उनका स्वागत करते थे। ये अच्छा बंटवारा हो गया। हाँ, बंटवारा हो जाता था, ताकि ये नहीं लगे कि ये लोग पहले से मिले हुए हैं। वो आए और मिस्टर मल्होत्रा, इंग्लिश अच्छी बोलनी है, कोट वोट पहनना है। तो जाड़े के दिनों में थोड़ा सा रहता है कि कोट वोट पहने, शेरवानी वरवानी यार कहाँ से लाएंगे, तो कोट पहन के, और फिर ये देखना कि जो पर्दे के पीछे वाला इंतजाम है वो किधर है। तो जो इधर पार्टी पहले से थी वो सब कुछ सेट रखती थी, फिर वो कहती थी मिस्टर मल्होत्रा कम लेट्स हैव अ ड्रिंक। ठीक है, वहाँ जाके पूरे रौब के साथ मिस्टर मल्होत्रा को दो, पहले इनको दो, पहले इनको दो। अरे मैं तो यार पहले इनको दो, हम तो घर के हैं। ठीक है, पूरा एस्टेब्लिश करके। दिक्कत उसमें ये हो जाती थी कि फोटो खिंचवा लेते थे। उससे जो है एक बार मैं बहुत मुसीबत में फंस गया था, क्योंकि मुझे बुला लिया गया बाद में, शादी के बाद। नहीं, फोटो नहीं, स्टेज पे फोटो खिंचवाने के लिए दूल्हे के हमेशा अवॉइड करता था कि दिस इज नॉट एन ओकेजन। पर एक आदमी ऐसी जगह पे खड़ा था जो कि फोटो की लाइन टाइप की होती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा लग जाता है कि कौन आएगा, क्योंकि फोटोग्राफर भी रहते हैं, वो थोड़ा स्माइल थोड़ा ऐसे टाइम लगाते हैं। तो उसके चक्कर में ना वो चले गए, तो उन्होंने मुझे भी खींचने की कोशिश की, काफ़ी संकट आ गया था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर ये किया होता। उसके बाद से मैंने ये किया कि अगर वैरायटी की इच्छा होगी तो अपन इस्कॉन टेम्पल चले जाएंगे, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल में शाम का प्रभु जी खाना बहुत अच्छा मिलता है, गुरुद्वारे में दिन में। लेकिन इसका अगर डॉक्यूमेंटेशन करते ना, जैसे कि फ़ोटो भी खिंचवा ली, अपने भी पास रख ली फ़ोन से या किसी से,
और उस समय नहीं होता था ये हाँ, और कुछ करके अगर ईमेल आईडी या कुछ उनका ले लिया और फिर 15 साल बाद उनको फोटो के साथ ईमेल किया कि मैं आपकी शादी में आया था और मटर पनीर बहुत अच्छी थी। वैसे ये देखते हैं कि बिहार वगैरह सब में तो बिना बुलाए लोग आके खा ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इधर मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से ऐसा है कि बिन बुलाए बड़ा वो लोगों के लिए वो एक्शन लोग ज़्यादा ले लगे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि कोई बिना बुलाए आ गया था खाना खाने, तो उससे प्लेट धुलवाने लगे थे। अब यार शादी का ओकेजन है, खिलाने तो उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग आके ना जो जेवरात वाला सूटकेस टाइप होता है ब्रीफकेस उसको उड़ा लिया, किसी कोई महिला का बैग उड़ा लिया, किसी का मोबाइल फोन उड़ा लिया। इस तरह की चीजें जब होने लगी तो अब प्रांगण के अंदर प्रवेश पे थोड़ा सा सीसीटीवी इत्यादि भी लगने लगे हैं कि भाई कौन आया कौन गया इसका पता रहना चाहिए। वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। इस तरह की घटिया हरकतें पहले नहीं होती थी। इसमें ना बहुत मजा तब आता है जब जैसे एक आध कोई आदमी टहल रहा होता है, मोस्टली अंकल होते हैं जिनको डाउट होता है कि उनके 20 मीटर की दूरी में कोई ना कोई है जो बिना बुलाया है, और रैंडम लोगों से पूछते हैं कि आप कौन, है ना। और इस चक्कर में वो कई बार अपमान भी मतलब कर देते हैं किसी का। ये भी अब नया ट्रेंड मैंने देखा है। वो एक हमारे जमशेद कमर सिद्दीकी हैं आज तक रेडियो के, उनका कहानी का एक शो है स्टोरी बॉक्स। उन्होंने एक छोटी सी कहानी लिखी है इस पर, वो मुझे पता नहीं निजी तजुर्बा है उनका जो नाम बदल के वो सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पढ़ दीजिएगा, गेट क्रैशिंग पर ही है और इसी बहाने उनके शो का प्रमोशन भी हो जाएगा। ये सुनिए, मज़ेदार किस्सा है, सुनाइए। ये महज इत्तेफाक था कि मेरे ख़ास दोस्त अंसारी साहब के बेटे की सगाई में मौजूद 325 मेहमानों में से वो साहब मुझसे ही टकराए। 325 मेहमानों में से वो साहब मुझसे ही टकराए। अधेड़ उम्र के थे, शायद अंसारी साहब के ही कोई करीबी। चमचमाती सदरी, हाथ में प्लेट और सदरी की जेब से झांकता सिक्के वाला व्यवहार का लिफाफा। बुफे टेबल पर रखी रसगुल्ले की ट्रे के सामने मैंने कहा, लीजिए, पहले आप लीजिए। वो मुस्काए, चम्मच से रसगुल्ला निकाल कर प्लेट में रखने लगे, लेकिन उनका तरीका अजीब तरीन था। चम्मच से रसगुल्ला उठाते, फिर दांत से थोड़ा सा काटते और फिर प्लेट में रख लेते। इस तरह उन्होंने 4 रसगुल्ले प्लेट में रखे। 5वें पर मैंने हंसकर टोका, चख रहे हैं क्या? बोले नहीं, दांत से काट कर थोड़ा सा प्लेट में रख लो तो रसगुल्ला लुढ़कता नहीं है, वरना रायते में मिल जाता है। मेरा दिल किया कि इस दिव्यज्ञान के लिए चचा के कदमों में गिर जाऊं, लेकिन तभी एक आवाज़ से हम दोनों चौंक गए। साहिबान शेरवानी पहने अंसारी साहब महफिल में कह रहे थे, पिछले गेट से कुछ लोग अंदर घुस आए हैं बिन बुलाए दावत में खाना खाने, नज़र रखिएगा। अंसारी साहब के ऐलान के बाद चचा की नज़रें शक से घूमने लगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैं हड़बड़ा गया। सिर्फ चचा को यकीन दिलाने के लिए पास खड़े शख्स से पूछा, और शफीक भाई, कोचिंग कैसी चल रही है? मामू का प्लास्टर खुला? कुछ देर बाद अंसारी साहब गुजरे तो चचा ने उनकी जेब में व्यवहार वाला लिफाफा डाल दिया और कहा, उधर देखिए वो बाल लंगे हुए लड़का कैसे भकर भकर चाउमीन खा रहा है। अंसारी साहब ने गौर से उसे देखा, फिर सीधे जाकर उसके बाल पकड़ लिए। कौन हो? किसके लड़के हो? प्लेट रखो। महफिल में शोर मच गया। अरे हम सुराख अली के लड़के हैं। वो बाल ठीक करते हुए बोला, ओ सुराख अली के लड़के हो। अंसारी साहब मुस्कुराए, खाओ खाओ, सॉरी बेटा। उस तमाशे के बाद माहौल में तब्दीली आ गई। हर प्लेट के लिए आदमी दूसरे को शक की नज़र से देख रहा था। लोग तमीज़ से खाना खाने लगे। कुछ घंटों बाद जब सब निपट गया तो मैं घर जाने से पहले अंसारी साहब से मिलने पहुंचा। जा रहे हैं क्या? खाना खा लिया? अंसारी साहब ने पूछा। जी। तो कौन घुसाया था, पता चला क्या? मैंने पूछा तो आंख मारकर बोले, अरे कोई घुसा नहीं था, ये तो मेरा पैंतरा था, नदीद रिश्तेदारों पर नज़र रखने का। अरे 700 रुपये पर प्लेट थी और ये कमबख्त पैक करके घर ले जाते हैं। मैं हैरान रह गया। उन्होंने बताया कि ये अफवाह उन्होंने इसलिए उड़ाई ताकि मेहमानों पर नज़र रख सकें कि कोई बिरयानी प्लास्टिक की थैली में भरकर तो नहीं ले जा रहा। अरे किसकी हिम्मत कि हमारे यहाँ घुस करके खाना खा ले? अंसारी साहब ठाका मार करके बोले, वो बेचारे तुम्हारे दोस्त, वो भी धोखा खा गए, सुराख अली के लड़के को पकड़वा दिया। मैं भी हंसा इस बात पे, लेकिन फिर अचानक रुक गया। मेरे दोस्त? कौन से? चचा, वो तो आपके दोस्त, वो चचा तो आपके दोस्त थे। अंसारी साहब थम गए। मेरे? नहीं तो मुझे लगा तुम्हारे साथ आए हैं। अंसारी साहब 2 पहल रुके, फिर जल्दी से वो लिफाफा खोला जो चचा ने जेब में डाला था। लिफाफा खाली था और बेनाम था। 700 का नुकसान हो गया आपका। मैंने कहा तो अंसारी साहब लिफाफे पर चिपका सिक्का नोचते हुए खिसिया कर बोले,
699 का तो हो ही गया। अगर ये किस्सा मज़ा आया आपको सुनने में तो ऐसा ही हमारा शो है, इसी तरह के किस्सों का। जमशेद कमर सिद्दीकी वो शो करते हैं, उसका नाम है स्टोरी बॉक्स, जो तमाम ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। संडे को उसका नया एपिसोड आता है, वो सुनिएगा और अपने गेट क्रैशिंग के किस्से हमें भेजिएगा। यार गेट क्रैशिंग क्यों बोलते हैं इसको? कि अनुमति नहीं थी गेट पे जाने के लिए, तो आप गेट को क्रैश करके, गेट आपके लिए बंद है, आपके लिए बंद है, आपने क्रैश करके अंदर घुसा उससे। और ये सिर्फ खाने की चीज़ों में मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बिन बुलाए। हाँ, बिन बुलाए मेहमान नहीं तो बिन बुलाए बाराती, बाराती। बिन बुलाए मेहमान, बिन बुलाए मेहमान। पर गेट क्रैशिंग का प्रक्रिया का, गेट क्रैशिंग का कोई हिंदी कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब हिंदुस्तान में ऐसा होता नहीं था। अगर किसके लिए शब्द नहीं है तो ये प्रचलन में नहीं था, ये पाश्चात्य परंपरा से आया है। हाँ, हो सकता है। ठीक है, इतना डिसिप्लिन वहाँ। अनुवाद करने वाले में, अनुवाद में जिनकी रुचि हो वो भेजिएगा, हिंदी में अगर करें तो क्या कहेंगे, मैं भी सोचूंगा। जैसे मैं ये करता हूँ तो मेरे एक दोस्त को, उसको बड़ा मज़ा आता था, तो वो रैंडम चीज़ों के जिनके अनुवाद की ज़रूरत नहीं वो करता था। जैसे वुडलैंड का जूता आता है तो उसने उसका अनुवाद किया था, बहुत सुंदर, लकड़ भूमि। लकड़ भूमि। तो करिएगा, इसमें मुझे आनंद आता है, आप भी करिए। मैं चिट्ठियों की ओर बढ़ता हूँ, बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं और शिकायतें भी आती हैं उनको शामिल ना करने पे। व्हाट्सएप ग्रुप में पहले पुरुषोत्तम पाठक का मैसेज आया है। आज दिल में ख्याल का बुलबुला आया है कि मित्रों को अब ऐसे ही जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ उपहार स्वरूप 3 ताल का एपिसोड दिया जाएगा। इसके अलावा 3 ताल के मर्चेंडाइज लॉन्च करने के भी कई आग्रह आए हैं, ऐसा हमारे प्रोड्यूसर कुमार केशव ने कहा है। भाई साहब, मर्चेंडाइज एक है, थोड़ा पहले की छपी हुई है सीज़न 1 की, पर आप लोग अगर मर्चेंडाइज चाहते हैं तो आ जाइए नोएडा, है ना, मिल जाइए और हम आपको वो वाला तो दे ही देंगे। हाँ, और नए वाले के बारे में सोचेंगे। नए वाले के बारे में सोचेंगे। हमको नाम रखना है नमक मर्चेंडाइज, नमक मर्च। अच्छा, अगली जो पहली चिट्ठी है, ये तो छोटा सा रिएक्शन था। पहली चिट्ठी प्राग चेक रिपब्लिक से आई है, पुरुषोत्तम की। प्राग ऐतिहासिक शहर है। प्रिय सरदार ताऊ और तीसरे 3 तालियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम चेक गणराज्य के प्राग से लिख रहा हूँ। मेरी दूसरी चिट्ठी है। आज मैं एक पुराना पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें ताऊ अपने ड्रीम जॉब पर कुछ बोल रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ड्रीम जॉब पर बोलूं। मेरा ड्रीम जॉब है फिल्म सेंसर बोर्ड में सिनेमा निरीक्षक के रूप में काम करना, जिसमें मेरा सिर्फ यही काम रहे कि मैं रोज़ फिल्में देखूं और उसे देखने के बदले मुझे अच्छी खासी सैलरी मिले। सोचो, कोई बंदा सोमवार को सवेरे ऑफिस में आकर कहता है कि भाई साहब आज तो मुझे बहुत काम है क्योंकि दिन भर में 3-4 फिल्में देखनी है। अनसेंसर्ड फिल्में देखने के लिए अच्छे खासे पैसे देने वाली सरकारी नौकरी हो दुनिया में तो और चाहिए क्या। पुरुषोत्तम, प्राग चेक गणराज्य। पुरुषोत्तम भाई एक बार चेक करो, वैसे 100 फिल्में देखोगे ना, 10 ही है वो जो आप देख सकोगे, बाकी 90 जो भुगतोगे ना बॉस, लोकसभा का सीधा प्रसारण समझो हमको। बहुत कष्ट है बॉस, ऐसी ऐसी फिल्में, पैसे लूँ मैं उसके लिए। बिल्कुल जी। आपकी कुछ है जैसे मेरी वो गद्दे जो बनते हैं ना, अलग अलग टेक्नोलॉजी के, कि इसमें ये सस्पेंशन है, इसमें 3 लेयर का है, उसको चेक करने का, टेस्ट करने का मेरा है। ड्रीम जॉब है आपका। हाँ, अच्छी बात है। मेरा ऐसा कुछ नहीं। अगली चिट्ठी मितान छत्तीसगढ़ से, और ये इनका असली नाम ड्रीम जॉब वाला एपिसोड उसमें था जिसमें हम लोग सिक्योरिटी गार्ड वाली बात कर रहे थे। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट उसके पहले भी एक बार जिसमें मैंने कहा था कि सिक्योरिटी गार्ड वाला जो आइडियल जॉब, लिफ्ट में जो अगर गार्ड का जॉब मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि हाँ, कि उम्र के इस पड़ाव पर। तो चिट्ठी है मितान की छत्तीसगढ़ से। 3 तालियों को जय हो। ये बात तब की है जब मैसेडोनिया के राजा स्पार्टन्स के राज्य, वही 300 मूवी वाले, को चारों तरफ से घेर लिया गया था और स्पार्टा के राजा को संदेश भेजा गया कि हजरात हजरात हजरात, अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि अगर हम अंदर आ गए तो आपके लोगों को पीटेंगे, अपना गुलाम बना लेंगे और आपके राज्य को धुआं धुआं कर देंगे। जवाब में स्पार्टन्स के राजा ने एक शब्द का संदेश भेजा, अगर, इफ, है ना। ऐसे ही लोगों को शास्त्रों ने लैकोनिक की उपाधि दी है। मैं जानता हूँ ताऊ के चेहरे पर स्माइल आ चुकी होगी क्योंकि ये कहानी वो सुन चुके हैं, क्योंकि जिस शास्त्र में ये कहा गया है उसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी।
और जिस तरह से वे सब्जेक्टिव प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव उत्तर और तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, ये उपाधि उन पर सटीक बैठती है, लैकोनिक। जब मैंने इस शब्द को सुना था तो लगा था कि ये शायद मेरे लिए ही है, पर ताऊ को सुनने के बाद समझ में आया कि अभी बहुत कुछ देखना सुनना बाकी है। 3 ताल का सिलसिला यूट्यूब के रैंडम रिकमेंडेशन से शुरू हुआ। शायद मेरे ही कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, जिसे आजकल की भाषा में ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री कहा जा सकता है। शुरुआत तो मैंने सीज़न 2 के सरपंच वाले एपिसोड से ही की, फिर धीरे धीरे खुमार चढ़ता गया। अब मैं सीज़न 1 के एपिसोड्स भी रैंडमली सुनता हूँ और लगभग पूरे नशे में हूँ। 3 तालियाँ होने का फ़र्ज़ निभाते हुए ये पॉडकास्ट 5 से ज़्यादा लोगों को चिपका भी दिया है। आगे का भी प्रयास जारी है। 3 ताल उसी नशे की तरह है जिसका मज़ा तब तक ठीक से नहीं आता जब तक उसी नशे में डूबते हुए किसी और को न देखो। जैसे कॉलेज के दिनों में दोस्त अक्सर ऑलिव ऑयल इसलिए पिला दिया करते हैं कि वो भी दूसरों को मदहोश होते देखने का मज़ा ले सकें। खैर, अब किस्से पर आते हैं। एक एपिसोड में मैंने आप लोगों को बचपन के खेलों पर चर्चा करते सुना तो लगा कि अपना भी किस्सा सुना दूं। जब हम 6ठी-7वीं कक्षा में थे तो एक खेल खेलते थे जिसे हम कहते थे गदा गिदी। खेल सिंपल था, एक प्लास्टिक की बॉल होती थी, बहुत सारे बच्चे होते थे और एक मैदान होता था। उसे बमपास्टिक भी कहते हैं। इस खेल में जिसके हाथ में बॉल होती थी वो दूसरों को बॉल से मारता था। नियम बस 2 थे। पहला कि कोई किसी के सिर पर नहीं मारेगा, दूसरा जो बॉल पकड़ने वाले को टच कर ले उसे नहीं मारना है। खेल की शुरुआत में बॉल ऊपर उछाली जाती थी और जैसे ही बॉल नीचे आती दे दनादन खेल शुरू। बॉयज़ स्कूल होने के कारण किसी पर नरमी बरतने का तो सवाल ही नहीं होता था। सबकी कोशिश यही होती थी कि निशाना कमर के नीचे लगाया जाए ताकि अगले दिन खिलाड़ी कम ना हो। खेल में भागीदारी के बस 2 ही तरीके थे, मारो या फिर मार खाओ। पर असल मज़ा तीसरे पहलू में था कि जब कोई आपको मारने की कोशिश करे तो पूरी एकाग्रता से बॉल की ओर देखें और पीछे की ओर भागते हुए अपनी ओर तेज़ी से आती हुई बॉल को कैच कर लें। फिर जो मारने वाले के चेहरे के रंग का सफ़ेद पड़ना होता था और मार खाने के डर से उसकी आंखों में जो दहशत आती थी, असली मज़ा शायद उसी का था। ऐसा सिर्फ हम 2 ही लोग कर पाते थे, एक मेरा सहपाठी और एक मैं, क्योंकि प्लास्टिक की बॉल हवा में स्विंग भी करती थी और कैच करने पर लगती भी बहुत ज़ोर की थी। चूँकि हम दोनों को ये बात पता थी, हम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि एक दूसरे को नहीं मारना है और कुटाई सबकी बराबर की जा सके। हम दोनों कोशिश करते थे कि अपोजिट एंड पकड़कर दुश्मनों को गदागद धो सकें। इस खेल की अच्छी बात यह थी कि इसमें डोमिनेट करने के लिए किसी ख़ास शारीरिक संरचना का होना आवश्यक नहीं था। ज़रूरत थी बस थोड़ी सी निडरता और कैचिंग प्रैक्टिस की। इस खेल के बारे में बताने का उद्देश्य सिर्फ किस्सा बताना ही नहीं था, इससे जुड़ी एक सीख भी है जो बाद में समझ में आई कि ज़िंदगी में कोई आपकी ओर मुसीबत फेंके तो उसे निडरता से कैच करें और उसे एक संभावना में तब्दील कर दें। जैसा कि हमारे प्रिय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी कहा है, when somebody throws a stone at you, turn them into a stepping stone। जाने अनजाने ही सही, जिंदगी में मैं इसी सिद्धांत को फॉलो करते आया हूँ और ठीक ठाक सफल भी रहा हूँ। आप लोगों को ये खेल कैसा लगा, अपने विचार बताएं। इस सिद्धांत के साइड इफ़ेक्ट्स पर भी प्रकाश डालें। मैं जानता हूँ कि मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है क्योंकि मैं अभी तक अपना छद्म नाम सोच नहीं पाया और शायद इसलिए ही मुझे ये पत्र लिखने में देरी हुई। पर शायद किसी ने सच कहा है, नाम में क्या ही रखा है। वैसे मैं भारत के सबसे सरल राज्य, ऐसा मैं समझता हूँ, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ क्योंकि वहाँ के लोग बहुत सरल लगते हैं। पर छत्तीसगढ़ के लोगों ने चुनाव के नतीजों से ये भी बता दिया कि यहाँ के लोग सिर्फ धान ही नहीं बोते, ज़रूरत पड़ने पर धनिया भी बो देते हैं। सरल लोग, सरल राज्य, सरल मैंडेट। सरदार तो अभी अभी होके आए हैं। थोड़ा बताएं कि छत्तीसगढ़ के लोग आपको कितने सरल लगे। थोड़ी निराशा हुई क्योंकि सरदार से मुलाकात नहीं हो पाई, पर कोशिश रहेगी कि अगली बार आएँ तो ज़रूर मिलूं। अपना छद्मनाम तय नहीं कर पाया हूं, पर आप लोग मुझे मितान बुला सकते हैं, जिसका मतलब होता है मित्र। इसका प्रयोग हम छत्तीसगढ़ के लोग किसी भी अपनी तरह लगने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए करते हैं। सादर प्रणाम। आगे से कोशिश करूँगा वॉइस नोट भेज दूँ। जय हो, जय हो, जय हो। ओके, बाय मितान। जय हो मितान भाई। मैं कुछ बोलूं इनके बारे में। इन्होंने जिस गेम का जिक्र किया, गेंद ताड़ी या ताड़ा ताड़ी जिसको कहते हैं, हम लोग को बिहार में उसे बमपास्टिक कहते थे। बमपास्टिक क्योंकि बम पे मार देते बढ़िया से, एकदम पटाक से लगता था और दाग हो जाता था। जिस गेंद की वो चर्चा कर रहे थे, अगर मैं कैमरे में दिखा दूं, अगर वीडियो में दे तो इस तरीके की ये लाल पीले रंग की होती थी। ठीक है, तो इससे उठा करके ये वही रूल होता था कि इसे उछाला जाएगा, फिर 3 टप्पा के बाद कोई इसे पकड़ेगा और उसके बाद मारेगा। और इसमें कोई रूल नहीं है, कोई अगर किसी को छू देता है तो शायद बस उसको ना मारे। एक कहानी सुनाता हूँ मैं।
स्कूल में हमारी एक बायोलॉजी की टीचर थी, उन्होंने हमारे 1-2 स्टूडेंट को, कुछ होता है कभी टीचर्स के साथ भी होते हैं, पर्सनल रश होता है, तो उसने कम नंबर दिए थे। तो अब लड़का जो है वो बड़ा गुस्सा हो गया था कि कैसे बदला निकाला जाए इनसे, कुछ तो करना होगा, मैंने इतना अच्छा पेपर लिखा था, फेल कर दिया। तो शाम को हम लोग खेलने जाते थे क्रिकेट, और वो जहाँ खेलने जाते थे ना, तो वो टीचर का घर मैदान के बगल में ही था, तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनका बेटा आ गया कि मैं भी खेलूँगा। हम लोग आओ खेलो, तो पहले हम लोग क्रिकेट खेले, उसको हम लोगों ने फाइन लेग पे फील्डिंग कराया पहले कि तुम उधर करो जहाँ पे बॉल जाती नहीं है, थोड़ी देर बोर हो गया। उसके बाद हम लोग कहा कि अब ये गेम नहीं खेलेंगे, अब हम लोग बम पास्टिक खेलेंगे। उसके बाद सबका एक ही निशाना था कि इसी को मारना। टीचर के लड़के कूद दिए। मजले भैया नाम है हमारा। तो बाद में टीचर ने वहाँ से खिड़की से देख लिया कि मेरे बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, फिर उन्हें चिल्ला करके वापस बुला लिया गया। उसके बाद से फिर रिश्ता और ख़राब हो गया उनके साथ। तो ये था, ये गेम हमेशा मुझे इस बात के लिए याद रहता है। मेरा घर का जो मोहल्ला है उसके बगल का मोहल्ला है बमपास टाउन। हाँ, बमपास टाउन सही। गेंद तड़ी भी कहते हैं। गेंद तड़ी, हाँ, यूपी में गेंद तड़ी बोलते हैं, उधर बमपास्टिक बोलते हैं। उसमें ना बाद में एक तो ये वाली होती थी मल्टी कलर रेनबो टाइप की, जो और एक होता जिसमें स्क्वायर बना रहता था। हाँ, हल्का मतलब वो प्लास्टिक का ही होता था, सीम होती थी। जब वो बम पे पड़ती थी तो सीम भी, रात आप घर जाओ बहुत तेज लगती है। सीम का निशान, ये वाली बहुत तेज लगती थी, बहुत तेज लगती है। मितान भाई लिखते रहो, और पहली चिट्ठी आपकी। छत्तीसगढ़ के लोग वाकई सरल होते हैं, और अगली बार रायपुर में मैं उतरूंगा तो मैं पूछ लूँगा आप कहाँ रहते हैं, मुलाकात करेंगे ज़रूर। अगली चिट्ठी है शाहिर किदवई की, लंदन से। प्रिय तीन ताल टीम, आदरणीय ताऊ सरदार और आसिफ, कभी कभी इस बेहद दिलचस्प तीन ताल पॉडकास्ट को इस व्यस्त जीवन के दौरान देखते हैं। इस दिलचस्प चर्चा को देखने के लिए 2 घंटे से ज़्यादा समय निकालना बहुत मुश्किल है। अगर इसे 1 घंटे में समेकित किया जाए तो ये देखना ज़्यादा दिलचस्प हो सकता है। 2 घंटे के प्रसारण को उचित ठहराने के लिए अपना दृष्टिकोण देना दिलचस्प होगा। अगर नहीं तो आप अपनी टिप्पणियां देंगे और मुझे एपिसोड नंबर दे देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं गलत हो सकता हूँ, कृपया इसे अपराध के रूप में ना लें। मुझे लगता है इन्होंने गूगल ट्रांसलेट किया है, मतलब इसका मतलब कृपया इसका बुरा ना माने। आपके लगभग 1 घंटे के कुछ कार्यक्रम मैंने देखे हैं और उनका सबसे ज़्यादा आनंद उठाया है। सम्मान, शाहिर किदवई, लंदन। रिस्पेक्ट, शाहिर किदवई, लंदन। ये कह रहे हैं कि कोशिश करें कि 1 घंटे में। हाँ, कभी कभी मुझे भी लगता है, मैं तो कई बार बोल भी चुका हूँ। हाँ, लेकिन जब अपन 1 घंटे या सवा घंटे अपन कम करते हैं तो फिर ये प्रेशर आ जाता है कि ये क्या कर रहे हो, टाइम कम है आपके चीटिंग पास। कर दिया, चीटिंग। तो ऐसा है कि मेरा ये कहना है, तीन तालिया समाज एक कंसेंसस बनाए। अपन को कोई दिक्कत नहीं 1 घंटे में भी करने के, अपना तो टाइम ही बचेगा। हाँ, अपन थोड़ी तैयारी के साथ भी करना चाहते हैं। अभी ये अनस्क्रिप्टेड जो चलता है ना हमारा, कूद जाते हैं हम। इस पे एक पोल करा लो ग्रुप पे, केशव जी, है ना, देखते हैं कि क्या रिएक्शन है। और आपको आपकी क्या राय है, अगली चिट्ठी में लिख भी दीजिए, रिएक्शन ग्रुप पे लिख दीजिए, हम लोग नोट कर लेंगे। या हम एक अब्रिज्ड वर्जन बनाते हैं। हाँ, पहले फुल वाला रिलीज हो गया, उसके बाद एक अब्रिज्ड वर्जन भी रिलीज कर दो, वो भी एक ऑप्शन है ना। ठीक है शाहिर भाई, 1 घंटा क्या 30 मिनट का रिलीज कर दो, एक क्रिस्प एकदम। ठीक है, अगली चिट्ठी है मिथुन की, दुबई से। मेरा तीसरा खत है। पहले खत में ताऊ का सुझाव था कि मिथुन नाम में बुराई नहीं है, तो दूसरे खत में मैंने अपना असली नाम कोष्ठक में रखा और मिथुन को पहला नाम बताया। फिर दूसरे खत में संयोगवश मेरे नाम की जीत हुई, रिजवान होंगे ये। मैं ऐसे संयोग का आदी नहीं, लेकिन संयोग से ऐसा संयोग होना मेरे लिए संयोग था। पॉडकास्ट में कभी सुनता नहीं था, लेकिन तीन ताल की वजह से अब दूसरे पॉडकास्ट भी सुनने लगा हूँ। जितना हो सकता है ज्ञान कंज्यूम करने की कोशिश है। मैंने पढ़ाकू नितिन सुना, और अभी हाल फिलहाल और बुक्स रिव्यू ही सही, लेकिन कहानी के पीछे लेखक की बात समझने में मदद मिलती है। जब मैं तीन ताल का एपिसोड सुनता हूँ, उसमें मुझे कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणी देने की इच्छा होती है। काश मैं भी उस समय उनके साथ होता और मैं भी उसी वक्त इस पर अपनी बात कहता। लिखना आसान होता है ऐसा मुझे लगता था, लेकिन लिखते हुए ये आभास हो जाता है कि शायद मैं इतना ईमानदार नहीं। आज एक नया सवाल आप लोगों के सुपुर्द कर रहा हूँ। राष्ट्रवादी होना क्यों ज़रूरी है, जबकि वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश का स्लोगन रहा है? क्योंकि आजकल के संदर्भ में राष्ट्रवाद हिंदुत्ववाद ज़्यादा देखने लगा है, यानी जो हिंदू हैं और सवर्ण हैं खासकर वो ही
राष्ट्रवादी हो सकते हैं। दूसरे समुदाय जैसे मुस्लिम, ईसाई और सिख, इन्हें टारगेट किया गया है 84 या उसके पहले भी। मेरी जिज्ञासा रहती है, इन सब पर कोई पूरक उत्तर कभी नहीं मिलता। आप लोगों का क्या मत है? कभी इस पर चर्चा करें। जय हो। तीन ताल, रिजवान, कानपुर, फिलहाल दुबई। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं एक बार, राष्ट्रवाद पर जो हमारा जिसमें कि मैं एपिसोड राष्ट्रवाद के पक्ष में था, पर यह था कि मैं धार्मिक राष्ट्रवाद या कोई एथनो नेशनलिज्म उस तरह का राष्ट्रवाद नहीं। राष्ट्र एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप, चूंकि दुनिया में बॉर्डर एग्जिस्ट करते हैं, वसुदैव कुटुंबकम बोल सकते हैं, पर आप एक्चुअली नहीं कर सकते, तो एक राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति, जो भी ये लैंड है, मैंने ये कहा था कि लैंड नॉट द लैंड बट इट्स पीपल, अगर उससे प्यार करते हैं तो आप राष्ट्रवादी हो सकते हैं। जमीन से प्यार करने का कोई मतलब, वो तो हो ही जाता है। तो सभी आदमी चाहता है कि 2 कट्ठा जमीन हमको मिल जाए, यहाँ पे रजिस्ट्री करा लें, अलॉटमेंट हो जाए। नहीं, इसका लिंक उस एपिसोड का खोज करके, एपिसोड 1 की, शायद सीजन 1 की वो है, तो यूट्यूब पे भी डलवा देंगे और बाकी प्लेटफॉर्म पर भी आप सुनिएगा और बताइएगा। बुरा तो कुछ नहीं होता। अगली चिट्ठी प्रदीप जोशी की, दिल्ली से। जय हो जय हो जय हो। तीन ताल की 3 मात्राओं को जय हो। सरदार को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं उनके पहले दीर्घ उत्तरीय लल्लन टॉप गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के लिए। ताऊ को पलागू और तीन ताल की तीसरी मात्रा को भी जय हो। ख़त लिखने के लिए एक लंबा समय लगा मुझे। आज जब अज्ञेय की किताब शेखर एक जीवनी पढ़ रहा था तो लगा कि लिखा जा सकता है। इनपुट कुछ होगा तभी आउटपुट होगा का नियम। मेरी बहन ने करीब 1 साल पहले मुझसे तीन ताल सुनने को कहा, लेकिन मैंने बात आई गई कर दी। उससे भी पहले एम्स के एक डॉक्टर मित्र ने भी कहा कि ये पॉडकास्ट सुनो, कमाल है। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक एक दिन कुछ महीने पहले मैंने एक एपिसोड घर की सफाई करते वक्त चलाया तो बाबा के दर्शन हो गए उसमें। मैं सोचूं बाबा से तो मुलाकात हुई है, ये अंदाज जाना पहचाना है। फिर ध्यान आया कि होली पार्टी में बाबा से मिला था। खैर, पहला ख़त है, आज यदि शामिल हुआ तो कमाल होगा। मेरी बहन ने पहले सीज़न के 85वें एपिसोड में चिट्ठी लिखी थी और जो मैंने कुछ एक दिन पहले ही सुनी, और यकीन मानिए बड़ी खुशी हुई मुझे वो चिट्ठी सुनकर। कमाल की बात लिखी थी उसने। दिल्ली में रहते हुए लगभग 12 साल हो गए हैं और दिल्ली अब घर जैसी ही लगती है। कुछ अलग नहीं है, बाकी गुदगुदी के लिए एक साधन और मिल गया है। तीन ताल। खाना बनाते वक्त, धूप में कुर्सी लगाकर लैपटॉप पर काम करते वक्त, खाना खाते वक्त, जब मौका लगा तीन ताल की थाप सुनने लगता हूँ। सरदार का काम बहुत बढ़िया लगता है। ऐसा लगता है जैसे यमन की बंदिश पर ठहराव के साथ तीन ताल ही चल रहा है। लिखने को बहुत कुछ होता है, लेकिन पहली चिट्ठी की लंबाई ज़्यादा ना हो, इस लिहाज से आज बस इतना ही। बाकी आगामी पत्रों में जय हो जय हो जय हो। दिल्ली मयूर विहार से प्रदीप जोशी। थैंक यू प्रदीप भाई। मयूर विहार मतलब बगल में है, नाले के उस पार। आइए ले जाइए मर्चेंडाइज आप। नहीं, ये तीन तालियों के लिए स्वागत है। बाय द वे हमारे पास मैसेज भी आते हैं। अभी हफ्ते राघवेंद्र प्रताप, जो बलिया के हमारे तीन ताली हैं, हमसे मिलने आए। बलियाटिक मैसेज किया उन्होंने कि मिलना चाहते हैं और उनका स्वागत हुआ। आप भी कभी हमारे दफ्तर के आसपास हों और मिलना चाहते हैं, कई तरीके हैं। हम अपना ईमेल आईडी तो बताते ही हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है। कुमार केशव हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों को ट्विटर पे बता सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, या किसी भी सोशल मीडिया पे ज़रूर आइए। शुक्रिया प्रदीप जी। अगली चिट्ठी है वानाबी की। चिट्ठी क्या है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। पंछी पेठा वालों की केवल 3-4 दुकानें हैं। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। हालांकि गोयल जी बताए हैं, क्योंकि असली जिनका है, हालांकि गोयल जी बताए हैं कि असली पंछी के डिब्बे पर उनका जीएसटी नंबर लिखा होगा, लेकिन लोग उसे भी छपवाते हुए पकड़े गए हैं। फिर भी अगर आपने जिद ठान ही ली है कि असली पंछी पेठा ही खाना है, तो आप आगरा में कहीं भी हों, एक ऑटो पकड़ें और राजा की मंडी आएँ। सामने ही नूरी दरवाजे पर पंछी की पहली और असली दुकान है, जहां गोयल जी खुद बैठते हैं। कम से कम अब तीन ताली भ्रमित नहीं हाँ, जिनको पेठे में इंटरेस्ट है, मेरी सलाह तो यही है कि पेठा कहीं का भी हो, अवॉइड करें। नहीं, पंछी का जो असली वाला है होगा तो बिल्ली का गू ही ना। पेठे और शिमला मिर्च से आपकी बहुत लड़ाई है ना, और राजमा से। यार, पेठा क्या है? एक मिठाई है, तो इसकी सब्जी कैसे बनती है? परवल की मिठाई भी नहीं खाते आप? नहीं, परवल की मिठाई बाप रे।
हाँ बनती है ना, हाँ फिलिंग के साथ। गांव में बनती थी ना, गांव में शादियों में वही मिलती थी। हाँ, चाशनी में डाल के। वो मैं भी परवल लोग खा लेते सकता हूँ, परवल की मिठाई नहीं खा सकता। ठीक है, अगला विषय कभी और। ये वैसे हमने मिठाइयों पे कई बार चर्चा की है, ट्विटर स्पेस पे भी बात की है, पर अपन दोबारा करेंगे। अगली चिट्ठी है सुभाष शर्मा की। उन्होंने हाथ से लिख के चिट्ठी भेजी है। शहर का नाम ऊपर नहीं लिखा है, हो सकता है अंदर लिखा हो। प्रिय ताऊ सरदार और तीसरे तीन तालिये को सादर प्रणाम। तीन ताल से मेरा परिचय मेरे बेटे ने कराया और तब से तीन ताल सुन रही हूँ। सुनती इसलिए भी हूँ क्योंकि ये मेरे अकेलेपन का सहारा है। काम के सिलसिले में बेंगलोर में रहती हूँ। होम और हाउस का अंतर जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसे सही मायने में अब जी रही हूँ। हाउस इज़ मेड ऑफ मटीरियल्स वेयर एज अ होम इज़ मेड ऑफ पीपल। अपने बहुत बहुत प्यार करने वाले पति और बेटे से दूर हूँ। तीन ताल से जुड़े लोगों और उनके अनुभवों से अपने आप को कनेक्ट कर पाती हूँ। काम की वजह से तीन ताल सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं सुन पाती, पर जो भी सुनती हूँ कानों को बहुत अच्छा लगता है। लगता है जैसे ये सब हम सब के जीवन का ही तो घटित अनुभव है, बस माध्यम अलग अलग हैं। तीन ताल में लिखने का सबसे बड़ा कारण ताऊ और बाबा हैं। जीवन को लेकर आप लोगों के जो अनुभव हैं वो रिमार्केबल हैं। सरदार, आप दोनों के बीच की कड़ी रहे हैं। ताऊ से हमेशा से प्रभावित रही हूँ। कम शब्दों में क्या और कितना बोलना चाहिए, दूसरों की बातों को सुनने का धैर्य और अपनी सहमति और असहमति जताने की उनकी कला अतुलनीय है। बाबा आपको मिस करते होंगे सब, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि आप ज्ञान का आनंद सागर हैं। हर विषय पर आपकी पकड़ और उसे बोलने की आपकी कला से मैं क्या सभी प्रभावित होंगे। आपके लिए 125वां एपिसोड बहुत कठिन रहा होगा, पर सच ये भी है कि आपके श्रोताओं के लिए आपसे भी ज़्यादा कठिन रहा है। मुझे उस चिट्ठी ने आंसुओं से भर दिया जिसमें आपके एक श्रोता ने आपसे न जाने की हट एक छोटे से बच्चे की तरह की है। वो आपके उस भाग का आखिरी पत्र था। तरुलिका की चिट्ठी की बात हो रही। खैर, परिवर्तन ही जीवन का नियम है, परंतु मेरा आप सबसे ये एक अनुरोध है कि आपको बाबा जैसे, जो मेरा यकीन है कि कोई दूसरा नहीं हो सकता, किसी अनुभवी व्यक्ति की खोज जारी रखनी चाहिए। इससे मेरा तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि तीसरे तीन तालिये जो भी आते हैं उनका अनुभव कम है। वो अपने अपने क्षेत्र में अच्छे हैं, परंतु ताऊ और स्पेशली बाबा ज्ञान और अनुभव में इन सभी से बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे हैं। बाबा जैसे व्यक्ति के शो में ना होने से मुझे हर विषय पर ज्ञान का कुछ सिरा अधूरा सा लगता है। तीन ताल की कल्पना मैं कुछ इस तरह करती हूँ कि एक रेलगाड़ी जिसका कि इंजन सरदार हैं, जिन्हें पता है कि रास्ता कहाँ है और अगर भटक भी जाए तो वापस कैसे आना और लाना है। बाबा रेलगाड़ी के डिब्बे हैं जो भिन्न भिन्न भांति प्रकार के लोगों से भरे हैं, जो उन्हें उनके अनुभवों से भरते हैं। और सबसे आखिरी में आते हैं मेरे सबसे प्रिय ताऊ, जो कि रेलगाड़ी के गार्ड वाले डब्बे हैं, जिनके बिना रेलगाड़ी नहीं चल सकती या अधूरी है। मैंने अपनी 40 साल की उम्र में पहली बार हिंदी में चिट्ठी लिखी है। थोड़ा असहज महसूस कर रही हूँ, त्रुटियों के लिए क्षमा। आपकी श्रोता सुभा शर्मा। सुभा जी, मिस तो हम भी करते हैं बाबा को, नंबर 1। नंबर 2, मुझे आपने गार्ड वाले डिब्बे में बिठाया तो मुझे लगा कि मेरी जो पसंदीदा ड्रीम जॉब है वो मुझे मिल गई। एंड थर्ड के यस, क्या परिवर्तन होता रहता है। अभी 20.5 करोड़ में पैट कमिंस आए। कमिंस एंड गोइंस इज द रूल ऑफ लाइफ। तो हम भी यहाँ हैं, हम भी चले जाएंगे। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, क्या है, लिखने वाले, कल और आएंगे, कच्ची कलियां चुनने वाले। मुझसे पहले कितने शायर कितने आ गए। यही तो था, पहली लाइन यही है। नहीं, कल और आएंगे कलियों खिलती कलियां चुनने, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले। ये रील्स ने दिमाग खराब कर दिया। बहुत शुक्रिया शुभा जी। और चिट्ठी आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। हाँ, हिंदी बहुत दिनों के बाद लिखी है इन्होंने, हालांकि उनकी लेखनी भी अच्छी है। हिंदी और हस्तलेख दोनों बढ़िया है। अच्छा, हस्तलेख भूल गया था मैं। लेखनी तो ये राइटिंग, लेखनी तो राइटिंग ही है, हैंड राइटिंग को हस्तलेख, पेन को लेखनी बोलते हैं ना। हाँ। घना भोजपुरिया सत्यम की अगली चिट्ठी है टोरंटो कनाडा से। प्रिय ताऊ सरदार और तीसरे तीन ताल को मेरा कनाडा के टोरंटो से जय हो। साथ ही अपने जैसे दूसरे भाग्यशाली तीन तालियों को मेरा सेक्युलर प्रणाम। पिछले लगभग 1 महीने पहले तीन ताल से परिचय हुआ लल्लन टॉप के सानिध्य से।
अब जबकि मैंने अपना पहला भारी हिंदी का शब्द लिख दिया है, तो ये भी बता दूं कि 2007 में 7वीं की परीक्षा के बाद ही हिंदी का त्याग करना पड़ा सीबीएसई की 10वीं के बोर्ड्स में संस्कृत में ज़्यादा स्कोर करने के चक्कर में। तो भूल चूक माफ़, संस्कृत जिसको आती है तो वो तो नंबर उसमें बहुत आते हैं यार, सिंपल है। हाँ। संस्कृत में स्कोर बहुत अच्छा होता है। हाँ, स्कोर की बात हुई तो बताता चलूँ कि कनाडा में मेरी जुआना लीगल है। उन्होंने ऐसे ही लिखा है, मेरी जुआना, ब्रैकेट में लिखा है प्लेज बॉब मार्ले इन द बैकग्राउंड। एनीवे, दूसरे 3 तालियों की चिट्ठियां सुन के और देख के इतना स्ट्रक्चर समझने लगा हूं कि अब अपने बारे में बताने का सही समय है। शायद इसलिए कि एकदम सीख के श्रीलाल शुक्ल हो गए हैं, ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूँ। तो बता दूं कि मैं बिहारी हूँ जो जन्मा और बड़ा हुआ झारखंड में हजारीबाग, जहाँ के बारे में अक्सर बाबा बात किया करते थे। शायद ये ऐसा लिखना चाह रहे हैं, हजारीबाग जहाँ के बारे में बाबा बात किया करते थे, उनके बीते जीवन के फॉर्मेटिव दिन वहाँ थे। बिना किसी प्रेशर या जोर के खुद ही उड़ती लकड़ी लेकर इंजीनियरिंग के एक मनहूस एग्ज़ाम की तैयारी के चक्कर में फूका एक निहायती चमन सिस्टम वाले शहर में, जो आजकल अधकचरे बच्चों को लील रहा है और सरकारी पंखों में स्प्रिंग लगवा रहा है। आज भी जब 2011-12 के वो 2 साल याद करता हूँ तो रिग्रेट से भर जाता हूँ। इसलिए नहीं कि कट थ्रोट कंपटीशन को बुरा कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि किसी ने ये नहीं कहा कि इस रेस में अगर हार भी गए तो क्या, मौका है तो कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये बताता चलूँ कि हो जाता है। देश के टॉप 15वें, 20वें या 25वें कॉलेज से ही सही, पर सिंसियरली पढ़ाई की जाए तो आप अपने आप को वहीं पाएंगे जहाँ किसी आईआईटी, एनआईटी से पढ़ा स्टूडेंट। कॉरपोरेट एक ऐसा स्पेस है जो टैलेंट और वैल्यू को रिवॉर्ड करता है, और ये ना आईआईटी में सिखाया जाता है ना कहीं और। सो टेक इट इजी एंड एंजॉय योर लाइफ। इस विषय पर सरदार एक चर्चा करवा सकते हैं। स्पेशली ताऊ के विचार जानना चाहूँगा, जो स्वयं हॉस्टल्स में रहे कम उम्र से। हॉस्टल्स में अकेले रहना बहुत कुछ सिखाता है, पर राजेंद्र नगर और कोटा जैसी व्यवस्था सबके लिए नहीं है। कट टू 2020, मन में इंडिया के कॉरपोरेट स्पेस में मचाने के बाद ये इच्छा जागी कि इंटरनेशनल बवाल काट के देखना चाहिए या करके देखना चाहिए। मस्त लेख, बवाल काटना ठीक होता है। हाँ, काट के देखना चाहिए। पोस्ट ग्रेड के लिए कनाडा आया, 4 साल एक कंसल्टिंग जायंट के साथ काम करके, और अब उसी श्रेणी की दूसरी कंसल्टिंग फर्म में कनाडा और आसपास के पब्लिक और प्राइवेट फर्म्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। बताता चलूँ कि ताऊ, सरदार, खांचा और बाबा की बातों से बहुत कुछ सीखा, पर ताऊ का अलग टाइप का फ़ैन हूँ। उनकी बातें बहुत रिलेटेबल लगती हैं। सरपंच और बाबा की बातें भी सुनने में अच्छी और अमेजिंग लगती हैं, पर ताऊ वर्नाक्युलर हैं। मैं 30 का हूँ और सोचता हूँ कि एक दिन ऐसा चिल और इतना ही चुल लाया जा सकता है अपने भीतर। और बहुत कुछ कहना है, पर अगली बार। लाइफ की पहली चिट्ठी विदेश की ज़िंदगी में। लिट्टी चोखा निमन सोनहा गप, लिट्टी चोखा जैसा सोंधी गप के लिए। निमन मतलब अच्छा। हाँ, निमन बा। हाँ, अच्छा बा। और सारे मज़े के लिए आपका धन्यवाद। सत्यम सिन्हा, आपका अपना ज्ञानू भोजपुरिया, ज्ञान पेलने के लिए ज्ञानू। सत्यम सिन्हा, टोरंटो, कनाडा से। PS आई लव यू, एक हार्ट भी बनाया है। हिला दिया भैया एकदम। टोरंटो जो है ना, जब भी लगता है कि दुरंतो वहाँ तक अगर जाती तो बहुत मज़ा आता। खैर, टोरंटो एक बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत महंगा भी है और आजकल बहुत पगलाया हुआ भी है। पर सत्यम भैया, थैंक यू वेरी मच कि आपने हिंदी में लिखा, और आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। और इन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कोटा जैसे शहर को जिस लिए वो जाना जाता है, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। और ये जो हमने पूरा एक कोटा सिस्टम बना दिया है, कोटा फैक्ट्री करके एक सीरीज भी आई थी। बच्चों को हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और चाहते हैं कि वहाँ से इधर से डालें, उधर से अच्छा प्रोडक्ट निकल के आ जाए। इसमें आजकल जो हो रहा है, बहुत सारे बच्चे होपलेस हो जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और वो ऐसा कदम उठा रहे हैं जहाँ से कोई रिवर्स नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है, और इन्होंने मैनेज कर लिया और जाके वहाँ पे भोकाल मचाए हुए हैं जायंट, कंसल्टिंग जायंट के यहाँ। खुश रहिए और लिखते रहिए। और और माफ़ी अगर मैंने एक आध शब्द गलत पढ़ दिए हों तो। उसमें एक ट्रिक है वैसे,
जो लोग हाथ से लिख के चिट्ठियाँ भेजते हैं, कोशिश करें कि जो पंक्तियाँ लिखते हैं ना, उन पंक्तियों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रख लें। जैसे वो वाली नहीं आती थी पहले जिसमें लाइनें बनी होती थी, क्योंकि अब उस पर कोई लिखता नहीं है, लोग जनरली A4 पे लिखते हैं, तो उसकी वजह से कई बार वो शब्द चिपक जाते हैं। चूँकि अब पढ़ने का अभ्यास नहीं रहा है हमारा, पहले यही सब चीज़ें आराम से पढ़ लेते थे, तो वो कई बार पढ़ने में, मुझे समझने में दिक्कत हो जाती है। उसके लिए माफ़ी। अगली चिट्ठी साहब की मेम साहब, जिन्हें आप सब जानते हैं। हाँ, उनको तो आप चेहरे से भी पहचानते हैं आप। हाँ। प्रिय तीन तालियों, ताऊ सरदार और तीसरे मेहमान को मधुर स्नेह, जय हो जय हो जय हो। पत्र लिखने का बहुत दिनों से मन था। जिस तरह से किसी क्रांति के होने के लिए बहुत से कारण होते हैं, पर चर्बी वाले कारतूसों को हम तात्कालिक मान लेते हैं, उसी तरह से तीन ताल में पत्र लिखने के कारण बहुत सारे हैं, पर पिछले एपिसोड में बस्ती वाली आकांक्षा के पत्र ने चर्बी के कारतूस का काम किया और अपनी कलम लेकर के मैं आज ही बैठ गई। तीन ताल की बहुत सारी खूबियों में से एक खूबसूरत बात यह है कि हमें तीन तालियों के पत्रों के माध्यम से शहरों के बारे में प्रचलित जनश्रुतियों का पता चलता है। हम भी इसी से जुड़े अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। ब्रह्मांड के केंद्र में एक जिला है, नाम है उसका कानपुर नगर, जिसकी एक तहसील है बिठूर, जहाँ ब्रह्मा जी की खूंटी गड़ी है। उसी बिठूर में शादी के बाद जाना हुआ। वहाँ पंडित जी ने बड़े ही स्नेह से वाल्मीकि जी का आश्रम घुमाया, लवकुश का जन्म स्थान दिखाया। लव की पत्नी हूँ तो आनंद भी आ रहा था लव लव सुनकर। मेरे देवर कुश हैं, ये भी आप सब जान लें। मम्मी तो बहुत गदगद हो रही थी। लव कुश जी जहाँ खेलते थे, जिस जगह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बंधा था, हम लोग सब देख रहे थे। कुछ ही दिन बाद ये कप्तान बने, यानी कि SP। उत्तर प्रदेश में कप्तान मतलब SP। और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है ज्ञानपुर, आप गूगल कर लेंगे वैसे कि नक्शे में ज्ञानपुर कौन सा ज़िला है, उसको सभी लोग उसकी एक तहसील के नाम से जानते हैं। बस उसी ज़िले में सीतामढ़ी नाम की जगह है। हम और सासू माँ पोस्टिंग के कुछ ही दिन बाद वो देखने गए। वहाँ भी हमने लवकुश का जन्म स्थान देखा। उसके बाद सीता पाताल प्रवेश कहाँ से की थी वो भी स्थान देखा। वहाँ मम्मी ने जैसे ही बताया कि लव के छोटे भाई कुश हैं, बस फिर क्या था। जिस तरह वहाँ माहौल बना कि मम्मी तो साक्षात सीता माँ बन गईं। हम और मम्मी सालों तक वो बातें याद कर खूब हंसते रहे। किसी को किस तरह चढ़ाया जा सकता है, तारीफ़ों के पुल किस तरह बांधे जाते हैं। लगता है कि अबुल फजल ने क्या ही गलत लिख डाला अकबरनामा में। झूठ हो ना हो, पर मंशा इसी तरह की रही होगी। अकबर तो डिज़र्व भी करते हैं, बादशाह थे हिंदुस्तान के। मुद्दे पर आती हूँ, कहानी अभी बाकी है। कुछ टाइम बाद पोस्टिंग इनकी कुशीनगर में हुई और वहीं से बिहार नेपाल बॉर्डर पर वाल्मीकि नगर भी जाना हुआ। हमने फिर से वही सब जगह देखी, लवकुश का जन्म स्थान, सीता पाताल प्रवेश। सभी जगह के लोग वाल्मीकि रामायण के श्लोक और रामचरितमानस की चौपाई के वही सारे उदाहरण दे रहे थे, अपनी अपनी व्याख्या के साथ। नमन है उनकी सबकी श्रद्धा को। इसका लब्बो-लुआब यही है कि हमारे देश में खुद महान होने का प्रयास कम ही लोग करते हैं, महान लोगों से जुड़े होने का सुख लेकर ही खुश हैं। हम तीनों जगह घूमने के बाद अभी तक इस प्रतीक्षा में हैं कि और भी शायद कुछ जगह इस तरह की मिल ही जाएं। पत्र का अगला हिस्सा है सिबलिंग और बचपन से जुड़ी बातें। पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, जो माता पिता एक ही बच्चा करते हैं, मेरी दृष्टि में वो अपने बच्चे का बचपन छीन लेते हैं। नौकरियों ने जॉइंट फैमिली छुड़वा दी। चचेरे ममेरे तहेरे फुफेरे भाई बहनों के साथ रहने का सुख कम करवा दिया। एक बच्चा करके माता पिता ने उस बच्चे का बचपन ही छीन लिया, क्योंकि बचपन का मतलब ही भाई बहन के साथ बड़े होना है, कॉमिक्स बारी बारी से पढ़ना है, पिछली बार किसने दरवाज़ा खोला था, इस तरह के काम का हिसाब रखना है, खाने के सामान पर लड़ना है। ये सब तो अकेले बच्चों के बचपन में है ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कि अपनी बारी आने पर रिमोट पर बटन दबाने में भी मज़ा है। पत्र सुनने वाले सभी अपनी आंखें बंद कर अपना बचपन याद करें। माँ बाप के कितने किस्से याद होंगे, बमुश्किल कुछ ही जुटा पाएंगे। पर भाई बहन की लड़ाई हो या पापा से दीदी ने कितनी मार पड़वाई, रात को छिपकर मोबाइल देखते हुए दीदी को पकड़ लेने पर कब तक ब्लैकमेल किया, ये सब याद आ जाएगा। जब कज़न घर आते थे, टॉम एंड जेरी जैसे भाई 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 बहन उनके सामने सुपर मारियो और लुइजी की तरह एक टीम हो जाते थे। जिनके एक ही बच्चा है उनके पास निसंदेह बेहतर तर्क होंगे, सही भी होंगे, पर हमारी सोच ये है। ताऊ के लखनऊआ भतीजे जी, आप बिल्कुल रश्क ना करें, हमारे बच्चे कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। एकदम वही सब चिंता हम भी करते हैं जो सभी भारतीय माँ करती हैं। आग लगा दो इन किताबों को जो सब कुछ
जब सब कुछ गूगल ही बता रहा है। बहुत अच्छे नंबर भी नहीं आते हैं। हमारे साथ वालों के बच्चे बहुत सारी क्लास कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग कोचिंग। हमारे बालक 9th की पढ़ाई के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं। ये तस्वीर का दूसरा पहलू है। पर हाँ, रति जी के पत्र ने 28वें एपिसोड में जो आया था, हमें बहुत ढांढस बंधा दी है। उन्होंने जब लिखा कि प्रोफेशनली सक्सेसफुल बच्चों की माँ ने जब उन्हें बताया कि कोर्स के अलावा वे उन्हें कुछ पढ़ने नहीं देती हैं। रति जी, हम वो माँ हैं जो कोर्स ही पढ़े ये कभी नहीं कहती हूँ। शायद इसका ही परिणाम है कि रिपोर्ट कार्ड पर 50% ही आ जाएं, हम गनीमत मानते हैं। किताबें तो दुनिया भर की पढ़ लोगे, पर कोर्स की किताब में तलवे नहीं उलझते। रति जी के पत्र ने बड़ी हिम्मत दी। उनके लिए बहुत सारा प्यार और आभार। जो हम कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं या सोच रहे हैं। अंतिम किस्सा नाम रखने पर, निशांत जी का नाम रखने पर चर्चा हुई कि क्या रखा जाए। लखनऊ में कपूरथला चौराहे पर खाने के कई ज़बरदस्त ठिकाने हैं। हम बहुत ही चटोरे हैं और एक बड़ी चटोरी के शागिर्द भी। मुझे उनके संदर्भ में अपने लिए चमची संबोधन सही जान पड़ता है। हम दोनों इस तरह के ठिकानों को खोजते रहते हैं। मेरी गुरु मैया ने अपने नवीन खोज को दिखाते हुए शान से बताया कि जो स्वाद सोच लो उसका गोलगप्पा खाओगी यहाँ। हालांकि हम पारंपरिक चीज़ों के साथ खिलवाड़ के सख्त खिलाफ हैं, थोड़े ओल्ड फैशन हैं, पर क्या ज़बरदस्त जायकेदार मोमो फ्लेवर का गोलगप्पा था। मज़ा ही आ गया। हम दोनों ने जमकर 15-20 तरह के गोलगप्पे खा लेने के बाद ये कहा कि अगली बार के लिए बाकी खाएंगे। पैसे पूछने के लिए गुरु मैया ने पर्स निकाला। हम असली शागिर्द की तरह फ़ोटो लेने लगे। तभी मैम ने ठेले वाले से पूछा कि बड़ी ही अच्छी चाट है और आप खिलाते उससे भी अच्छे तरीके से हैं। हम बताएंगे सबको, आपके ही यहाँ आकर ट्राई करें। मैम का इतना बोलना था कि हमने लपक कर ठेले के आगे जाकर उसका नाम पढ़ना चाहा कि क्या बोलेंगे, किस ठेले पर जाकर खानी है चाट, कि एकदम साफ स्टील का प्लेट चमक रहा था। हमने बोला कि अरे ठेले पर तो कोई नाम नहीं है। कुलदीप जी ठेले वाले ने कहा, मैडम नाम अभी बना रहे हैं इसीलिए लिखवाया नहीं है। अच्छा, वो कॉमा है। कुलदीप जी ठेले वाले ने कहा, मैडम जी नाम अभी बनवा रहे हैं इसलिए लिखवाया नहीं है। इतनी विनम्रता, आत्मविश्वास से वो बोला कि उसका ये वाक्य हमारे दिल को छू गया। तो नाम बनाने का सिलसिला खामोशी से मुकम्मल होता है। नोट, मेरी गुरु माता जिनकी मैं चमची हूँ, इस धरती पर के ही एक हैं जो मुझे हमेशा सेलिब्रिटी बोलकर बुलाती हैं 3 ताल में आने के बाद से। कुलदीप, आप कमलेश जी तो हर बार आते हैं, आप लोग तो बड़े सेलिब्रिटी हैं। कैसा व्यवहार करना होता है सेलिब्रिटी होने पर, ये मुझे बता दीजिएगा। साहब की मेम साहब, जिनका कोई पता नहीं। नाम की प्रक्रिया भी क्या वर्क इन प्रोग्रेस मजले भैया हो ही गया यार। गोलू भैया है ना। मेरा तो वोट है ही ये मजले भैया। झ आता है ना तो उलझा देता थोड़ा। देखा है ना कोई भी चीज में। यार गोलू भैया बहुत वो हो जाता है यार, बड़ा मतलब कतई गोलू नहीं, इट्स अ राउंडेड थिंग। मैं आपको कहाँ से राउंड, एक राउंड फिगर है, एक राउंड फिगर है। ठीक, क्योंकि झ जो है ना किसी भी चीज में, आप किसी झा से मिले हो, झाजी लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। उलझने में झ है, झाड़ी में झ है। झाड़ियों में उलझते हैं लोग। दरभंगा में खूब झा है। दरभंगा में खूब झा है। हाँ, तो झ जो है ना वो थोड़ा सा उलझाता है। मंझले भैया तो बीच वाला कुछ होता है और क्या। और दूसरे क्षेत्र में मंझले भैया को क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे तो मंझले ही बोलते हैं। किसी के यहाँ कुछ नहीं बोलते। बताइएगा भैया, बताइएगा अगर आपके यहाँ मंझले भैया को, जो बीच वाले बड़े और छोटे के बीच में जो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं। और सीरियसली इनवाइटिंग सजेशंस कि इनके नाम क्या रखा जाए। मतलब ताऊ गोलू भैया को पुश कर रहे हैं, पर गोलू भैया नहीं चाहते कि उनका नाम गोलू भैया रखा जाए। यार मैं गोलू कहीं से नहीं लगता यार। चेहरा राउंड है, बेबी फेस है आपका, गोल चेहरा है। तो आप लोग बताइए और बेहतर नाम सुझाया जाए अगर हो तो, नहीं तो फिर जो भी पंचों की राय है। आखिरी चिट्ठी आज की। आज हाथ से लिखी हुई चिट्ठियाँ बहुत सारी आई हैं, ये भी हस्तलिखित है। अदिति सिंह की चिट्ठी है। प्रिय 3 ताल, ताऊ, सरदार, खांचा, आप सभी का मेरे जीवन में आने के लिए शुक्रिया। मैं अदिति सिंह विभिन्न प्रदेशों से होते हुए अभी मटन राष्ट्र के पुणे में वायु सेवन व रोटी अर्जन करने का काम कर रही हूँ। 3 ताल से मेरा परिचय आयुषकारी वाले आयुष के माध्यम से हुआ। मैंने सीज़न 1 के 120वें प्रसारण से 3 ताल सुनना शुरू किया।
अभी 3 ताल से प्रेम परवान चढ़ ही रहा था कि इसके बंद होने का समाचार मिला। बस दिल को ये कहकर संभाला कि पुराने प्रसारण हैं अभी। बात करें 3 ताल के स्तंभों की तो ताऊ का ताओइज्म बरकरार है और अब तो सरदार और भी मुखर हो गए हैं। माँ कसम आपकी मुस्कान सच में मनमोहक है। एक बात और, हर प्रसारण का परिचय काफ़ी शानदार होता है। इसकी तैयारी की प्रक्रिया हो सके तो ज़रूर बताइएगा। खांचा तो ठहरे खांचा, प्रो लायर एंड प्रो क्यूट। खांचा वाले प्रसारण ही बस मैं यूट्यूब पर देखती हूँ, बाकी स्पॉटिफाई पर सुनती हूँ। रेटिंग कर दी गई। खांचा वो तो एक्सप्रेशन के साथ देते हैं ना। अब मैं आपके साथ एक किस्सा साझा करना चाहती हूँ जो दिवाली के समय घर पर मेरे साथ हुआ यूँ कि उस दिन से पहले तक मुझे सच में नहीं पता था कि सचमुच में समाज में रामराज्य आ चुका है, क्योंकि मेरे विवाह की जितनी चिंता मेरे माता पिता को नहीं है, उससे ज़्यादा मेरे पूरे मोहल्ले को है। अतः एक दिन हमारे भाग्य जागृत हुए और इस प्रकार की एक महान आंटी का मेरे घर आगमन हुआ। चूँकि हम ठहरे एक निकृष्ट मानव, तो ऐसे महान व्यक्तित्व के सामने आने की धृष्टता मैं कैसे कर सकती थी। पर मेरी कार की चाबी को अभी ही वहाँ छूटना था, तो उसको लेने जाना पड़ा और अचानक ही मुझे घेर लिया गया। पहले औपचारिक हालचाल के बाद विश्वव्यापी समस्या अर्थात मेरे विवाह को पटल पर रख दिया गया। साथ साथ महान आंटी ने अपने किसी रिश्तेदार के पुत्र का प्रस्ताव भी दे मारा। इस अचानक हुए हमले का मुझे कोई प्रति उत्तर नहीं सूझा और अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया कि आंटी अगर लड़का थार कार देने के लिए राजी है तो बात आगे बढ़ाओ। बस इतना कहना था कि उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे पत्रकार प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखते। इस तरह जान बची। अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे जीवन का पहला पत्र है जो कि इंस्टा पर सरदार की लानत के बाद लिखा गया। आई लव यू माई 3 ताल, लाइक निनाय लव्स निनौती, बिरौंडा लव्स बिरौंडी। अदिति सिंह, मटन राष्ट्र, पुणे। थैंक यू अदिति, अद्भुत। बहुत बढ़िया लिखा आपने। और आप एकदम गर्व से ये गाना गा सकती है कि थारे वास्ते रे ढोला। बहुत बढ़िया। और हाथ से लिखी हुई चिट्ठियाँ बहुत सारी आई, उसको पढ़ करके बहुत आनंद आया। एक ऑडियो चिट्ठी भी है ना, हाँ, वो इशारा कर रहे हैं सामने से कि एक ऑडियो चिट्ठी आप मिस कर रहे हो। एक ऑडियो चिट्ठी भी आई है और ये पुणेरी कनपुरिया की चिट्ठी है। अच्छा। हाँ, जो केशव जी मुझे भेज चुके हैं, इसको मैं प्ले कर देता हूँ। सरदार और तीसरे स्तंभ को पुनेरी कनपुरिया का नमस्कार। आगे समाचार ये है कि आज वाली चिट्ठी अपनी तीसरी है। पहली बात तो निशांत भाई के नाम की। वो फिल्मों में रुचि रखते हैं, मजाकिया हैं, इंस्टा पर बढ़िया एक्टिंग करते हैं और बिहार से हैं, तो हम तो बोलते हैं राजा बाबू नाम रख लीजिए। पिछले एपिसोड में बात हुई थी दुख सहने की शक्ति की। विपरीत परिस्थितियों का हमारी संवेदनाओं पर बहुत गहरा असर होता है। पुलिस वाले अपराध देखते देखते सख्त हो जाते हैं। डॉक्टर को खून से सने शत विक्षत शरीर देखकर घृणा नहीं होती। मैंने जिजीविषा से जुड़ी कहानी पढ़ी थी। कभी कभी उम्मीद यह मेहरा देती है। किसी देश के कुछ सैनिकों को दुश्मन ने पकड़कर कैद में डाल दिया। वो सब कई सालों तक वहां कैद रहे। एक को छोड़कर बाकी कैदी धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो आखिरी में बचा, जब उसको छुड़ाया गया तो उसने बताया कि जो मर गए वो दिन दिन रिहाई के लिए सपने देखते थे, पर उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी और परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया था। शायद इसीलिए वो बच गया। एक बात उधर पर भी निकली तो बता दें, व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग तरह तरह के व्यंजन और पाक कलाओं पर चर्चा करते रहते हैं। शायद इसीलिए हमारा मन लगा रहता है। एक किस्सा बताता हूँ। जुलाई 2006 में मैं नवी मुंबई में रहता था अपने भाई के साथ। एक दिन एक मित्र के साथ सुबह दादर की तरफ गया हुआ था। तभी वहाँ किसी राजनीतिक बात को लेकर माहौल खराब हो गया और एकाएक पूरा शहर ठप पड़ गया। वापस लौटने के लाले पड़ गए। किसी तरह बस, ऑटो और टैक्सी बदलकर घर की ओर बढ़ा जा रहा था। बीच बीच में मोबाइल से भाई से बात भी चल रही थी। 3-4 घंटे बाद एक बस मिली जो घर को पहुंचने ही वाली थी। तब मैंने भाई को फोन किया और उससे पूछा खाने में क्या बना है। पहले तो वो बहुत नाराज हुआ, पर जब घर पहुंचा तो बड़े प्यार से खाना खिलाया। अब हम उस बात पर बहुत हंसते हैं कि मुझे दंगों के बीच भी खाने की ही चिंता हो रही थी। दंपतियों के किस्से सुनकर काका हाथरसे की कविता याद आई। आप भी सुनिए।
भोलू तेली गांव में करे तेल की सेल, गली गली फेरी करे तेल लेव जी तेल, तेल लेव जी तेल कड़कड़ी सी बोली, बिजली तड़के अथवा छूट रही हो गोली। कहा काका कभी कछुक दिना सन्नाटा छायो, 1 साल तक तेली नहीं गांव में आयो। मिलो अचानक एक दिन मरियल बाकी चाल, काया ढीली पिलपिली पिचके दऊ गाल, पिचके दऊ गाल गैल में धक्का खावे, तेल ले जी तेल बकरिया में आवे। पूछी हमने जे कहा हाल गए हो गयो तेरा, बोलू बोलू काका ब्याह हो गयो मेरा। रति दीदी ने देखा कि किस्सों का ना होना सपने की अनुपस्थिति के समान है। अब हमारे पास तो हर बात के किस्से हैं, कुछ अपने कुछ दूसरों के सुने हुए। कभी कभी तो उनको लगता है कि हमारी को कहे साहब सब याद रहता है। उनको सुन के सुकून मिला कि हम नॉर्मल हैं। बचपन से कहानियां पढ़ने में मजा आता था, इसलिए उन कहानियों के साथ साथ असल जिंदगियों की कहानियां भी याद रह गई। उनकी एक बात और लगी, मैं अपने आसपास देखता हूँ तो बच्चे कोर्स किताबें ही रट रहे हैं, केवल नंबर लाने की दौड़ लगा रहे हैं। उनको देखकर दुख होता है कि जीवन के मजे नहीं ले पा रहे बेचारे। बहादुरगढ़ वाले विनीत भाई के किस्से भी मजेदार हैं। और सभी 3 तालियों को प्रणाम, शेष फिर जय हो जय हो जय हो। भैया इनकी आवाज गजब है। पहले भी ये भेजा ना हर बार, और हर शब्द को ना बहुत इमोशन के साथ वो मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं। मजा आता है इनकी ऑडियो चिट्ठियां सुन के। ये इनको खुला आमंत्रण है, भाई साहब कभी भी आओ और आप 3 ताल में शामिल हो। इनकी आवाज सुन के ना मेरे दिमाग में एक इम्प्रेशन, एकदम नाना पाटेकर टाइप इम्प्रेशन क्रिएट हो गया उसी यही आवाज लेकर। मतलब ये आवाज जब मैं कोई भारी आवाज सुनता हूँ ना, आवाज के पीछे का एक तस्वीर शक्ल, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है। इनकी आवाज सुना मैंने को एकदम वजूद का वो सीन है। आप हर बार ऐसा ही सवाल पूछते हो, मैं खट्टा जवाब सवाल पूछते हो, मैं मीठा जवाब देता हूँ। पुणेरी कनपुरिया भाई, कभी पुणे से दिल्ली की तरफ आना हो, आपको हमारा विनम्र निवेदन, आमंत्रण, आप संपर्क हमें बता दीजिए, तारीख अपन तय कर लेंगे 3 ताल में बतौर। कानपुर के रास्ते भी अगर कभी मन करे कानपुर आने का तो दिल्ली होते हुए नोएडा होते हुए जाए, और फिर यहीं से तो चलती है एक्सप्रेसवे। नाम इन्होंने सुझाया है, अब मैं भी वही बोल रहा था, एक नाम का सुझाव आ गया है। राजा बाबू एक नाम और है, भोलू भैया। इंस्टा पे एक्टिंग भी करते हैं। ठीक है, तो इस बार चिट्ठियां लिखिए, विषय जो भी आपकी इच्छा हो उस पर, और नाम सुझाइए। चिट्ठियां भेजनी है radio@aajtak.com पर, radio@aajtak.com, और व्हाट्सएप नंबर भी हमारा आप याद कर लीजिए, अब मुझे भी बताइए, 9953332303। अगर आप चाहें तो सीधे चिट्ठी इस नंबर पर भेज सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं। अगर आप 3 तालियों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका जिक्र होता रहता है, जहां चर्चाएं पोस्ट 3 ताल डिस्कशंस होते हैं हर एपिसोड के बाद, उसमें शामिल होना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि देश में बचा खुचा विपक्षी MP सस्पेंड ना हो जाए तो YouTube पे हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबा दें, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। आपका क्या जाता है, उंगली करना है। अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो।